गाइस अगर आप आरजीपीवी के स्टूडेंट हो तो भाई अब चलते हैं मैट्रिक्स। बहुत ही शानदार तरीके से इसके अंदर इस वीडियो के अंदर आपको सब टॉपिक देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे मैं आपको रैंक ऑफ मैट्रिक्स, साथ में दोस्तों रैंक ऑफ मैट्रिक्स कैसे नॉर्मल फॉर्म से हम डिराइव करते हैं, और साथ में दोस्तों मैं आपको आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स, कैली हैमिल्टन थ्योरम, डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स एंड साथ में दोस्तों यहाँ पे हम कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट जहां पे सॉल्यूशन वाला पार्ट है ये भी हम देखेंगे। तो पूरा का पूरा वीडियो आपको अच्छे से देखना है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे ये मैट्राइसिस में आपको कौन कौन से टॉपिक कवर करने चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन वाला पार्ट आप अच्छे से कवर कर लो, उससे रिलेटेड एक सम बता दूंगा। आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर से रिलेटेड आप 2-3 सम सॉल्व कर लो। कैली हैमिल्टन थ्योरम से रिलेटेड सम सॉल्व कर लो। और अगर आपको आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर आता है तो डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स एक झटके में आ जाएगा। चलते हैं। देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको जो पहला पार्ट यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ पे ए का वैल्यू है दिखाई दे रहा है, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ, यहाँ पे हमें दिया है। तो ऐसे सम्स भी आपको स्टार्टिंग के क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। लेटेस्ट क्वेश्चन में आपको सॉल्व करा रहा हूं। ए क्यूब प्लस आई यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालना है, ए माइनस लैम्बडा आई इक्वल टू 0। देखो ये पूरा का पूरा पार्ट एज इट इज ये वाला पार्ट है, बस डायगोनल एलिमेंट्स को हमने क्या किया, माइनस लैम्बडा लिया। अब मैंने माइनस लैम्बडा लिया तो हम इसका इक्वेशन कैसे लिखते हैं, लैम्बडा क्यूब, लैम्बडा स्क्वायर, लैम्बडा और डिटर्मिनेंट, और यहाँ पे S1 S2 आता है। S1 कैसे लेते हैं, सम ऑफ डायगोनल्स, डायगोनल का प्लस कर दो, देखो 7 आया। S2 कैसे लिखते हैं, इसका माइनर निकालो। जैसे यहाँ पे देखो माइनर निकाल के आपको एक दिखाता हूँ कि आपको समझे। जैसे यहाँ पे देखो 2 है तो ये वाला और ये वाला कैंसिल हो गया, तो 3 2 जा 6 और 2 1 जा 2, तो देखो 6 माइनस 2। वैसे ही सेम अगर वो आपका हो गया तो सेम अगर आपको अब माइनर इसके अकॉर्डिंग निकालना है, डायगोनल्स के अकॉर्डिंग, तो ये और ये कैंसिल। अब देखो 2 2 जा 4 माइनस 1, और वैसे ही दोस्तों लास्ट वाला आपको लेना है। वैसे ये लास्ट वाला लोगे तो ये और ये कैंसिल, 3 2 जा 6 माइनस 2। देखो तो यहाँ पे आपका ये S1 S2 का मैटर क्लोज हो गया। तो आपने यहाँ पे S1 और S2 का जैसे ही आपने ये वैल्यूज रखा, कैल्सी के अंदर डालो। कैल्सी के अंदर अगर आपको तकलीफ हो रहा है तो ये भी मैं बता दे रहा हूँ, कैल्सी के अंदर कैसे आपको पुट करना है। मॉड में जाओ, मॉड में जाने के बाद फाइव में जाओ, फाइव में जाने के बाद दोस्तों वहां पे आप सीधा मॉड 5 और 4 में जाओ, और जस्ट यहाँ पे 1 रखो, -7 रखो, 11 रखो, -5, आपको 3 वैल्यूज आएंगे। हाँ, कैल्सी के अंदर जब आप वैल्यू पुटअप करोगे तो आपको 2 ही वैल्यूज मिलेगा, 5 और 1। और यहाँ पे दोस्तों क्यूब है, क्यूब है मतलब ये ऐसा इक्वेशन है जहां पे आपको 3 वैल्यूज चाहिए। तो समझ जाना लास्ट वाला वैल्यू रिपीट हो रहा है, तो लास्ट वाला तुरंत 1 लिख देना। हाँ, अगर यहाँ स्क्वायर होता तो बस ये 2 ही आंसर थे। तो हमेशा याद रखना कैल्सी में अगर यहाँ क्यूब है, 2 वैल्यूज है, तो समझ जाना लास्ट वाला जो वैल्यूज है उसको हमें रिपीटेड लिखना है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है दोस्तों, देखो जो आपको फाइंड आउट करना है उसको देखो मैंने लैम्बडा कंसिडर करके लिखा। अब आपको करना कुछ नहीं है दोस्तों, एक बार यहाँ पे आपको 5 रखना है। इस वाले इक्वेशन में देखो जहां पे ए है वहां पे 5 रखा, आई मतलब 1 है, आंसर आया। फिर आपने दूसरा वैल्यू क्या है, 1 रखा। तीसरा वैल्यू तो रखने की जरूरत नहीं, सेम ही आता, पर मैंने जानबूझ के रख के दिखाया, और ये आपका आंसर है। तो दोस्तों ऐसा आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पूछ सकते हैं, ये बड़ा भी हो सकता है। तो आप जो भी यहाँ से आइगन वैल्यूज निकालते हो, इनडायरेक्टली ये आइगन वैल्यूज है, इसको एक बार यहाँ पे लैम्बडा का पहला वैल्यू पुट करो, दूसरा वैल्यू पुट करो, तीसरा पुट करो, तो ऐसे 3 वैल्यूज आपको मिल जाएंगे। तो ऐसा सम्स आपसे पूछा जा सकता है पेपर में। ठीक है सर, अब इस टाइप का सम हो गया। अब और क्या आ सकता है सर देखो दोस्तों एक और चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि कहीं पे अगर ए इनवर्स आता है ऐसे पुटिंग वाले सम में, तो आपको ए इनवर्स ऐसा भी सम आ सकता है। देखो ये सम है, देन फाइंड द आइगन वैल्यूज ऑफ समथिंग, ऐसा पूरा लिखा है। तो सेम वही रूल से जाना है। देखो यहाँ पे अब यहाँ पे ये 2/2 का इक्वेशन है, इसलिए माइनस लैम्बडा। हाँ, यहाँ पे अब लैम्बडा क्यूब से नहीं स्टार्ट होगा, लैम्बडा स्क्वायर, लैम्बडा और डिटर्मिनेंट, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों S1 और S2 लिखने की जरूरत नहीं है। अब S1 मतलब सम ऑफ डायगोनल, डायरेक्ट यहाँ पे 5 आएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे डायरेक्ट क्या आएगा 4। आपने यहाँ पे वैल्यूज पुट किया, यहाँ पे लैम्बडा का वैल्यू क्या है दोस्तों 4 और 1। अब यहाँ पे ये पूरा का पूरा पार्ट आपका हो गया। अब आपको यहाँ पे आइगन वैल्यूज 4 और 1 मिल गया, तो आपने इसको एफ लैम्बडा ले लिया। अब एक बार आप 4 रखोगे, पर आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है सर ए इनवर्स को कैसे ले। ए इनवर्स मतलब दोस्तों नीचे आके प्लस हो जाएगा। अब जहां जहां पे ए है वहां पे ये 4 पुट कर दो, फिर जहां जहां पे ए है दोस्तों वहां पे आप क्या पुट करोगे 1, तो आपका एक आंसर 15 आया 9। तो ऐसे सम्स आपको पूछे जा सकते हैं। पहला राउंड आपका क्लियर। अब राउंड नंबर सेकेंड दोस्तों, हाँ एक और चीज क्लियर कर दो। देखो मई 2024 में ऐसा सम पूछा गया था, और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये आपका इक्वेशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, और डायगोनल्स के नीचे के एलिमेंट्स सब 0 है। कभी भी अगर डायगोनल के नीचे के एलिमेंट 0 है या डायगोनल्स के ऊपर के एलिमेंट 0 है, तो आप डायरेक्ट इसी को ना डायरेक्ट आप लैम्बडा कंसीडर कर सकते हो, मतलब इसी को डायरेक्ट आप आइगन वैल्यूज कंसीडर कर सकते हो डायगोनल एलिमेंट को। मतलब यहाँ पे आइगन वैल्यूज का वैल्यू क्या है, -1 3 -2। अब यहाँ पे ये होने के बाद दोस्तों
अब ये एक सम आपको बहुत अच्छे से देखना है, बहुत अच्छे से देखो। मई 2024 में पूछा गया सम है आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। अब देखो दोस्तों, सबसे पहले आइगन वैल्यूज का सेम प्रोसीजर, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखा, सेम देखो बीच वाले को माइनस लैम्बडा लिखा, फिर आपको S1 का वैल्यू पता है, S2 का वैल्यू पता है, और आपको लैम्बडा का वैल्यू पता है, ठीक है सर। बाद में ये आपको पता है लैम्बडा क्यूब, ये लैम्बडा स्क्वायर, लैम्बडा डिटर्मिनेंट S1 S2। अब यहाँ पे क्या, माइनस प्लस माइनस, ठीक है। यहाँ पे आपने S1 की जगह पे क्या रख दिया 7, S2 की जगह पे क्या रख दिया 16, और यहाँ पे डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या है 12। तो यहाँ पे आपका लैम्बडा का पूरा वैल्यू आ गया। अब आइगन वैल्यूज का हमें पूरा का पूरा आंसर मिल गया। अब हमें क्या करना है दोस्तों, आइगन वैल्यूज का तो मैटर सेम है जैसे प्रीवियस। अब आइगन वेक्टर्स कैसे निकालते हैं, अगर आप एक आइगन वेक्टर सीख गए ना तो आपको आगे सब कुछ निकालने आएगा। जैसे यहाँ पे देखो मैंने लैम्बडा का वैल्यू 3 लिया, अब पहला वैल्यू 3 लिया, अब आपने इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखा, यही वाले पार्ट को, सॉरी मैट्रिक्स फॉर्म में, और यहाँ पे एक्स। अब यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, जहां जहां पे ये देखो लैम्बडा है ना, वहां पे आपको 3 से माइनस करना है। देखो 3 - 3 0, -3 - 3 -6, 7 - 3, माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, देखो 7 - 3 क्या आएगा 4, बाकी के एलिमेंट सेम है। और यहाँ x मतलब x1 x2 x3, यहाँ पे आप x y z भी ले सकते हो, या कोई और नोटेशन लेना तो आप ले सकते हो 0 0 0। अब उसके बाद बस आप एक स्टेप सॉल्व करोगे ना, इसके बाद सब कुछ सेम है। मतलब आपको आइगन वेक्टर, आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर तुरंत समझ में आ जाएगा, और डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स भी आपका डन। अब देखो ये वाला पार्ट आपने रखा। अब इसमें से ना आप पहला देखो 0 × x1, 10 × x2, 5 × x3, फिर दूसरा वाला इक्वेशन, ऐसे दो इक्वेशंस ले लो। कभी कभी क्या होगा, बस ये देखना कि ये दोनों इक्वेशन सेम ना हो, समझ में, कभी डिवाइड करने के बाद भी सेम ना है। जैसे इसको मैं कितना भी डिवाइड कर दूं, -2 को समझो माइनस से डिवाइड किया 2 होगा, 0 थोड़ी ना हो पाएगा, इक्वेशन सेम नहीं। अगर इनकेस आपने ये दो सेम इक्वेशन सिलेक्ट कर लिया तो यहाँ पे ना आपको 0 0 0 आंसर में दिखाई देगा। जब अगर आपको ये सब 0 0 दिखाई दे तब समझ जाना कि आप कुछ रॉन्ग ले रहे हो, फिर आप तुरंत दूसरा इक्वेशन सिलेक्ट करना। इसलिए मैंने देखो स्टार्टिंग का 2 इक्वेशन लिया। अब यहाँ पे ये देखो x1 है, ये -x2 है, x3, ये सेम फॉर्मेट लेना है, डिटरमिनेंट डिटरमिनेंट। यहाँ पे आपको x1 जब आप लोगे ना, x1 जब आप कंसिडर करोगे तो आपको x1 का वैल्यू छोड़ के बाकी वैल्यूज लेना है, 10 -6 5 -4। जब आप x2 लोगे तो x2 को छोड़ के क्या है 0 -2 5 -4, और x3 को जब लेना है तो 0 -2 10 -6। देखो अब इसका डिटरमिनेंट तो आपको सॉल्व करने आता है ये सभी का, बाद में ये माइनस साइन आप नीचे भेज दो। अब ये पूरा आपने सॉल्व किया, देखो ये, अब देखो ये पूरे के पूरे -10 -10 20 आया, 10 के टेबल में आता है, ये आपका पूरा पार्ट हो गया। अब यहाँ पे लैम्बडा इक्वल टू 3 के लिए अपना आइगन वेक्टर सी है सेम। अब दूसरा वैल्यू क्या आया था लैम्बडा का 2। अब 2 के लिए हम यहाँ पे देखो 2 के लिए हमारा क्या वैल्यू आ रहा है, देखो a माइनस लैम्बडा है विच इज इक्वल टू x। अब यहाँ पे वही सेम आपका जो मेन पार्ट है ना, यहाँ पे यहाँ 3 - 2, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 1, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों देखो -3 - 2 -5, देखो -5। यहाँ पे देखो दोस्तों सेम 7 - 2, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे 5, बाकी का सब सेम है, ये सेम है। फिर से आपको कोई दो इक्वेशन सिलेक्ट करना है जो रिपीट ना हो, मतलब इसके अंदर डिवाइड करने का सेम ना हो। जैसे ये 1 - 2 कितना भी डिवाइड करो सेम नहीं होंगे, तो देखो 1 × x1, 10 × x2, 5 × x3, ये देखो ये x2 x3 लिखा। अब ये दोनों इक्वेशन को इस फॉर्मेट में लेके आओ, देखो मैंने लेकर आया इस फॉर्मेट में, सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आ गया। अब ये जो हमारा आंसर है, डिवाइड अगर हो रहा है और तो आप डिवाइड और करो, पर कुछ नहीं डिवाइड हो रहा है, 5 और 5 होगा पर 2 से नहीं हुआ, तो यही हमने फाइनल आंसर लिखा। अब आपको क्या करना है दोस्तों यहाँ पे, हाँ एक चीज ध्यान रखना है दोस्तों, क्योंकि ये रिपीट था ना, लैम्बडा फिर से रिपीट था, तो यहाँ पे डायरेक्ट आपका आंसर क्या आएगा, इसलिए यहाँ पे आइगन वेक्टर्स नेक्स्ट वाले का देखो x2 है, आपका रिपीट था तो x3 भी आपका सेम ही आएगा, क्योंकि लैम्बडा इक्वल टू 2, फिर से लैम्बडा इक्वल टू 2, तो सेम ही आंसर आएगा, तो आपको फिर से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। बट इसके अंदर एक स्पेशल टाइप है, जो टाइप भी मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट कैसे कुछ भी सम सॉल्व करते हैं, देखो May 25 के पेपर में आया है, ये आपको पार्ट समझ में आया, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से आप कैसे आइगन वेक्टर्स निकालते हो, ये आपको आ गया, आइगन वैल्यूज आ गया। अब लैम्बडा इक्वल टू 8, ये भी आपको पता है, सेम प्रोसीजर। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे जहां जहां पे लैम्बडा है 8 से माइनस करेंगे, ये पूरा ब्रैकेट तैयार हुआ, दो ऐसे इक्वेशन को सिलेक्ट करेंगे। देखो ये -2 आप बोलोगे सर सेम है, पर ये दोनों थोड़ी ना सेम है, तो हम दो इक्वेशन ले सकते हैं, लेके हमने आंसर निकाल दिया, ठीक है, लेके हमने आंसर निकाला। मेन फंडा यहाँ अटकेगा, मेन फंडा दोस्तों यहाँ पे 2 2 देखो रिपीट हो रहा है। अब 2 2 यहाँ पे रिपीट हो रहा है, तो हमने लैम्बडा इक्वल टू 2 ले लिया। यहाँ पे हमारा इक्वेशन है, हमने यहाँ पे इक्वेशन रखा है, देखो ये कैसे लिखा आपको समझा होगा, यहाँ पे 2 रखो, 6 - 2 वहाँ पे 4, 3 - 2 वहाँ पे 1, देख लो, तो ये हो गया। अब आपको ये चेक करना है दो इक्वेशन क्या सेम है,
अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये देखो यहाँ पे 4 है, इसको अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो ये क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से यहाँ दिखाता हूँ, ये क्या हो जाएगा 2, ये क्या हो जाएगा -1 और ये 1। और इसको अगर मैं इसको दोस्तों माइनस से डिवाइड करूँ, देखो ये वाले पार्ट को माइनस से डिवाइड करूँ तो ये क्या हो जाएगा 2 -1 और ये 1। और ये देखो ये भी 2 -1 और 1, तीनों इक्वेशन सेम हो जा रहे हैं। अगर आप कोई भी इक्वेशन सिलेक्ट करो आपका आंसर नीचे 0 0 0 आएगा। ऐसे केस में, इसलिए मैं बोलता हूँ ये स्पेशल टाइप का सम है। तो ऐसे केस में अगर आप चेक कर लो कि अगर ये सब सेम हो रहे हैं तो आपको यहाँ पे रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे इस तीनों को सेम करना है। सेम करने के लिए इसको 2 से डिवाइड कर दो इसलिए R1 को 2 से, और इसको माइनस से डिवाइड किया तो देखो अब तीनों ऐसा दिखाई देंगे, देखो दिख रहे हैं। अब बस क्या करना है पता है, R3 - R1, R2 - R1, देख लो पीछे इसमें से इसको माइनस किया, इसमें से इसको 0, इसमें से 0। पिछले लगातार अगर आप देखोगे 6 महीने से लेक्चर्स आ रहे हैं, बहुत सारे लेक्चर्स मैंने इस चैनल में फ्री करके रखे हुए हैं। आप आराम से उस लेक्चर्स के हेल्प से आराम से पढ़ सकते हो, और उसके बाद भी बहुत अच्छे से मैं चीजें कवर करा रहा हूँ। अब लास्ट मोमेंट पे एग्जाम में अंदर जाने से पहले आपको इस तरह से क्विक रिवीजन करना चाहिए, तो वो भी मैं करवा के दे रहा हूँ। अब देखो दोस्तों यहाँ पे ये 0 आया, अब ये वाला पार्ट इससे मल्टीप्लाई हो गया तो देखो 2 × x1 - x2 x3 = 0। अब यहाँ पे हाँ, अब ऐसा आपका इक्वेशन आया, एक ही इक्वेशन आया, तो किस तरह से आइगन वेक्टर्स निकालते हैं, तो ऐसे यहाँ पे कंडीशन आता है दोस्तों। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये मैट्राइसिस में भी हम करते हैं, जो हम नॉर्मल जब आप इसके पहले मैट्रिक्स पढ़े थे वो वाले मैट्राइसिस में भी आपने ऐसा किया है, इन्फिनाइट सॉल्यूशन वाले पार्ट में। आपको देखना है कि यहाँ पे नंबर हम कितने वैल्यूज को अपने मन से अज्यूम करें। तो यहाँ टोटल अननोन्स कितने हैं 3, n - r लेते हैं, और इसका रैंक कितना है दोस्तों, देखो ये 0 है 0, यहाँ ओनली वैल्यूज है, रैंक कितना है 1, तो n - 1, तो n - 3 - 1 2, मतलब हमें 2 वैल्यूज अज्यूम करना है, तो लास्ट के ही दोनों वैल्यूज लेना, जैसे x3 और x2 को मैंने s और t ले लिया। अब ये लेने के बाद यहाँ पे जस्ट वैल्यू पुट किया, ये s है और ये t है, इससे मैंने x1 का वैल्यू निकाला, देखो x1 का, देखो x1 है, पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड किया ये। अब आपको इसको x डेस लिया, यहाँ पे x1 का वैल्यू हमारा क्या है ये, x2 आपने क्या लिया s, और t, x3 क्या लिया t। अब हमने क्या किया दोस्तों, बहुत अच्छे से समझो कि इसमें s है पर t नहीं है, तो इसलिए इसको 0 t लिया, इसमें t है पर s नहीं है, तो इसलिए t पीछे रखा, क्योंकि सब t पीछे 0 s लिया। फिर उसको मैंने क्या किया, देखो बीच में इस तरह से प्लस लिया, और s वाला अलग कर दिया, t वाला अलग कर दिया। s के साथ क्या है 1/2, s के साथ क्या है 1, यहाँ पे क्या है 0, यहाँ पे हम लेंगे -1/2 0 1। अब दोस्तों कहीं पे भी अगर ये 1/2 है, पूरे इक्वेशन को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो जैसे ही आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा 0, और ये इक्वेशन को आप 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, -2 से ही मल्टीप्लाई कर सकते हो, डिपेंड करता है। जैसे मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये है, तो आपके बुक में -2 से मल्टीप्लाई हुआ है, इसलिए वहां पे -2 है, तो दोनों चलता है। तो ये हमारा x2 है और ये अपना x3 है। तो ये ध्यान रखना, 2 टाइप है, इससे ज्यादा आपको सम नहीं सॉल्व करना। अगर ये रिपीट है तो आपको इस तरह से क्या करना है, पहले 0 करना है, फिर ये वाला कंडीशन आपको अप्लाई करना है। अदरवाइज अगर डायरेक्ट आ रहा है तो उसको डायरेक्ट सॉल्व कर देना है, कुछ अलग से नहीं करना है। अब ये वाला पार्ट समझ में आया, ठीक है सर। अब ये वाला पार्ट समझ में आने के बाद दोस्तों कैली हैमिल्टन थ्योरम। कैली हैमिल्टन थ्योरम इतना इजी है कि आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखो वेरीफाई कैली हैमिल्टन थ्योरम, यहाँ पे हमें क्या निकालना दोस्तों, a इनवर्स a⁻² a⁴। सबसे पहले वही सेम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन अप्लाई करना है और यहां तक वैल्यू निकालना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम जैसे लैम्बडा का वैल्यू निकालते थे ना, यहाँ पे लैम्बडा का वैल्यू नहीं निकालना है, ओनली इक्वेशन रखना है, और यहाँ पे लिखना है बाय कैली हैमिल्टन थ्योरम। जहां पे लैम्बडा है वहां पे a आएगा, a वहां पे आया, और जहां पे नंबर है वहां पे i आएगा, 40 आए। अब हमें क्या करना है, a³ a² और a का आंसर कैलसी से निकालना है, और यहां पुट करके उसका आंसर 0 आ जाएगा, तो हमारा कैली हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाई हो जाएगा। तो देखो दोस्तों यहाँ पे देखो, मैंने इसको LHS में ले लिया, ये वाले पार्ट को, और LHS में लेने के बाद ये देखो LHS में लिया, a³ का वैल्यू निकाला। a³ का वैल्यू कैसे निकलेगा मैं आपको बता दे रहा हूं। देखो आपको क्या करना है, मॉड में जाना है, फाइव में जाना है, सॉरी मॉड में जाना है, 6 में जाना है, 1 में जाना है, और 1 में ये मैट्रिक्स का वैल्यू पुट करो, 1 2 3 2 -1 4 3 1 -1। आपने सभी वैल्यू पुट किया। अब वैल्यू पुट करने के बाद आप फिर से आ जाओ, शिफ्ट पे आ जाओ, 4 पे आ जाओ, 3 पे क्लिक करो, मैट्रिक्स ए लिखा,
हमें क्यूब चाहिए, तो मैट्रिक्स ए को 3 टाइम मल्टीप्लाई करो, शिफ्ट पे आ जाओ, ए पे आ जाओ, 3 पे आ जाओ, फिर से शिफ्ट पे आ जाओ, ए पे आ जाओ, 3 पे, तीनों बार मल्टीप्लाई किया, देखो आपके कैलसी में 44 समथिंग आंसर आ गया। वैसे ही सेम आपको इसको करना है, तो 2 बार मैट्रिक्स ए को मल्टीप्लाई करो, यहाँ तो ए ऑलरेडी हाँ है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे डायरेक्ट 0 0 लिख दो, चाहिए तो इसमें से एक आध वैल्यू चेक कर लो, 13 प्लस 9 बीच वाला वैल्यू, -18 इंटू -1 -40 इंटू 1 करो, देखो 0 आएगा और कैली हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाई हो गया। अब यहाँ पे दोस्तों कभी भी अगर आपको उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे अलग अलग आंसर्स निकालने बोला, ए इनवर्स a⁻², a⁻4, तो आपको ना ये वाले इक्वेशन का हेल्प लेना है, ये वाले। अब देखो मैंने इस वाले इक्वेशन के हेल्प से देखो आंसर निकाला। अगर मुझे ए इनवर्स निकालना, देखो मैंने लिखा है मल्टीप्लाई इक्वेशन ए इनवर्स बाय 1। मैंने क्या किया पता है, ये जो हमारा मेन इक्वेशन था उसमें मैंने ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया। कौन से मेन इक्वेशन में? इसमें। जैसे ही आप ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे, जहां पे ए का वैल्यू एक एक कम हो जाएगा, जैसे यहाँ पे ए क्यूब है ना तो ए स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे ए स्क्वायर है तो ए हो जाएगा, यहाँ पे ए है ना तो ये आई हो जाएगा, और जहां पे आई है वहां पे ए इनवर्स आ जाएगा। जाके चेक कर लो, ये देखो ए का वैल्यू कम हो गया। अब जहां पे ए इनवर्स है उसको अकेला रखो। अब देखो फिर से ए स्क्वायर का वैल्यू पुट करो, ए का वैल्यू आई का, इस पूरे को सॉल्व करो, ये आया 40 से डिवाइड कर दो, ये आपका ए इनवर्स का आंसर आया। और सेम अगर आपको a⁻² लाना है तो इसी इक्वेशन में, ये इक्वेशन में ही फिर से ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो, जैसे मैंने यहाँ पे किया है, और सेम वैल्यू पुटअप कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। a⁻4 लाना है तो आपको क्या करना है, आपका जो मेन इक्वेशन है इसमें a से मल्टीप्लाई कर दो, किससे मल्टीप्लाई कर दो? a से, तो ये a⁻4 हो जाएगा, बाकी सब वैल्यूज को वहां भेज दो, तो आपका काम हो जाएगा। अब ये होने के बाद अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट की ओर। हाँ, अब देखो दोस्तों, ये वेरीफाई कैली हैमिल्टन थ्योरम एंड फाइंड, ये देखो यहाँ पे सब कुछ है, हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है और फाइंड आउट करना है। तो वेरीफाई तो करने आपको आता है, इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लाओ, और यहाँ पे देखो जहां जहां पे लैम्बडा वहां पे ए रखो, और फिर इसको LHS लो, और LHS रख के आपको क्या करना है, इक्वल टू आपका आंसर 0 0 लाना है, उससे आप वेरीफाई कर लो, बिना वेरीफाई किए आगे मत जाना। अब हमें क्या करना है दोस्तों, ये फाइंड आउट करना, तो मैं हमेशा क्या करता हूँ, ये वाले पार्ट से इसको डिवाइड करता हूँ। देखो अगर बड़ा इक्वेशन है तो डिवाइड होता है, देखो अब देखो यहाँ पे a⁻6 है ना, यहाँ पे a क्यूब है, तो देखो a⁻6 डिवाइड बाय a क्यूब करोगे, 6 - 3 आएगा, तो इसलिए यहाँ पे a क्यूब है। बाद में इस a क्यूब से सबको मल्टीप्लाई करो, देखो a क्यूब इंटू a क्यूब, ऊपर वाला पावर प्लस होता है, a⁻6 9 मत कर देना, a क्यूब इंटू a स्क्वायर, तो ऊपर वाला पावर प्लस करो a⁵, a क्यूब इंटू a⁻4, a क्यूब इंटू आई, a क्यूब आएगा आगे का जो नंबर है। फिर हमने क्या किया, माइनस में सभी साइन चेंज होता है, ये माइनस प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, प्लस माइनस है तो प्लस, ये दोनों कैंसल, माइनस प्लस माइनस, 7 - 1 6 1 a⁵, प्लस माइनस माइनस, 16 - 9 कितना आएगा दोस्तों, 7, प्लस माइनस प्लस 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 12 और 4 कितना आएगा दोस्तों, 16, सब हमने लिखा, बाकी का A to Z पार्ट हमने लिखा। हाँ, अब यहाँ पे दोस्तों देखो a⁵ है ना, अब फिर से a⁵ को आप डिवाइड किससे करोगे, a क्यूब से। कब तक डिवाइड करोगे, जब तक इससे छोटा नंबर ना मिले, जैसे a क्यूब है ना, a स्क्वायर मिला रुक जाने का, a मिला रुक जाना है। अब देखो ये दोनों करेंगे तो 5 - 3 कितना आएगा, 2, तो ये देखो a स्क्वायर, फिर ये a स्क्वायर से सभी को मल्टीप्लाई करो, a स्क्वायर इंटू a क्यूब, a⁻6 नहीं आएगा दोस्तों, ऊपर का पावर प्लस होता है, 3 + 2 5, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो 4, इसको इससे मल्टीप्लाई करो क्यूब, इससे a स्क्वायर, फिर सभी का साइन चेंज किया, इसको सॉल्व किया, ऑलमोस्ट सब कट हो गए, तो ये 2a और i बचा, ये लिखा। अब हम किस तरह से लिखते हैं दोस्तों, आपको पता है ये हमारा मेन इक्वेशन। हम लिखते टाइम कैसे लिखते हैं, कोशेंट। हम क्या करेंगे, कोशेंट को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे, तो ये देखो एक कोशेंट मल्टीप्लाई बाय डी, इससे देखो कोशेंट मल्टीप्लाई बाय, ये देखो ये अपना ये वाला पार्ट मल्टीप्लाई बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर। पर आपको पता है ये वाला पार्ट 0 है, पीछे देखो ना, पीछे आपने निकाला है ना, ये देखो ये वाला पार्ट कितना है, 0 है, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, ये 0 इंटू और ये बचा, तो 0 इंटू समथिंग 0, फिर ये बचा। बस यहाँ पे आपको a का वैल्यू पुट कर देना है नेक्स्ट इक्वेशन में। देखो मैंने यहाँ पे a का वैल्यू पुट कर दिया है और यहाँ पे i का सॉल्व किया, अपना आंसर आ गया। तो कैली हैमिल्टन थ्योरम बहुत आसान है, बस आपको सॉल्व करने आना चाहिए। अब नेक्स्ट है बात डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स। डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स में 2 मेथड होते हैं। अगर आपको आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स आता है तो आपको डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स में कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो दोस्तों यहाँ पे आइगन वैल्यूज है। अगर आपके आइगन वैल्यूज जब आप निकाल रहे हो, अगर सभी के सभी आइगन वैल्यूज डिफरेंट है तो हमारा मैट्रिक्स जो है वो डायगोनलाइजेबल है। हो सकता है स्टार्टिंग के क्वेश्चन में आए, तो वैसे जनरली इतना सिंपल आता नहीं है, इसमें बड़ा ही क्वेश्चन आता है। स्टार्टिंग क्वेश्चन में जो मैंने पहला करा है वो आता है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो
बट देखो ये आपको बहुत हेल्प कर रहा होगा अगर आपने मेरा सब वीडियो देखा होगा, और लास्ट में क्विक रिवीजन में ना आपको इतना हेल्प कर रहा होगा सर मजा आ गया, तो लाइक और एक कमेंट तो चलना चाहिए। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अगर समझो आइगन वैल्यूज रिपीट हो रहा है तो हमें क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, तो दोस्तों दो तरह की चीजें होती है, एक होता है एएम और दूसरा होता है जीएम। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो हमें यहाँ पे एएम लिखेंगे। एएम अगर हम यहाँ पे लिखेंगे अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो जो रिपीट हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे अगर तीनों वैल्यू रिपीट होते तो यहाँ पे 3 लिखता है, यहाँ पे देखो रिपीट वैल्यू 2 ही है। हाँ, अगर आइगन वैल्यू सबके सब डिफरेंट है तो डायरेक्ट डायगोनलाइजेबल लिखो, पर अगर रिपीट हो रहा है तो इस तरह से पहले आप जो रिपीट कितने बार हो रहा है 2 टाइम, तो 2 लिखा। अब आपको जीएम निकालना है। जीएम कैसे निकालते हैं दोस्तों, हाँ उसके बाद आपको आपके मैट्रिक्स को ना रिपीट हो रहा है ना, तो इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, वो हमने किया था ना पीछे, याद है आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर में R3 माइनस R1 R2 माइनस R1, तो उससे आप इस फॉर्म में लेकर आओ। कैसे लेकर आएंगे मैं सिखाऊंगा। फिर आप यहाँ पे जीएम निकालो। जीएम कैसे निकालते हैं, n माइनस आर। एन मतलब रैंक ऑफ मैट्रिक्स ये कितना है, हमेशा यहाँ पे आपको दिखा, ये n मतलब दोस्तों नंबर ऑफ अननोन्स कितने 3। आर मतलब रैंक ऑफ मैट्रिक्स है 1, 3 माइनस 2। अगर ये 2 और ये 2 मैच हो गए मतलब एम इक्वल टू जीएम हो गया। अगर एम इक्वल टू जीएम हो गया मतलब अपना मैट्रिक्स क्या है, डायगोनलाइज। और डायगोनलाइज है तो आप डायरेक्ट मॉडल मैट्रिक्स निकाल सकते हो, जिसको हम ट्रांसफॉर्मिंग मैट्रिक्स बोलते हैं। डायगोनल्स देखो, पहला आइगन वेक्टर्स, यहाँ दूसरा आइगन वेक्टर्स, यहाँ पे तीसरा आइगन वेक्टर्स। आप डायरेक्ट बाय डायरेक्ट यहाँ पे आप लिख सकते हो। अब यहाँ पे तीनों आइगन वेक्टर्स आप लिखने के बाद अब यहाँ पे आपको क्या करना है दोस्तों, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, देखो ये किसका आइगन वेक्टर्स है, उसका आइगन वैल्यूज क्या है, ये किसका आइगन वेक्टर है उसका आइगन वैल्यूज क्या है, ये किसका आइगन वेक्टर है उसका आइगन वैल्यूज क्या है। तो इनडायरेक्टली इस वाले सम में आपको आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स ही निकालना पड़ता है। सम देख लो, ये देखो यहाँ पे रिसेंट सम है। देखो यहाँ पे सो द फॉलोइंग मैट्रिक्स डायगोनलाइज, पहले चेक करना है, सो करना है, फिर डायगोनल मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है और डायगोनलाइजेशन मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है, मतलब मॉडल मैट्रिक्स। देखो हमने इसको सॉल्व किया, ये सब आपको सॉल्व करने आता है। देखो रिपीट हो गया, अगर रिपीट नहीं होता तो डायरेक्ट लिख दिया होता डायगोनलाइज, फिर बस आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स निकालता, फटफट हो जाता। अब यहाँ पे देखो एम का वैल्यू कितना है 2, क्योंकि 2 बार रिपीट हुआ है। अब यहाँ पे देखो एक एक वैल्यूज पहले निकालना होगा। लैम्बडा इक्वल टू पहले 3 लिया। अब इस पूरे को आपको सॉल्व करने आता है, 3 के अकॉर्डिंग इस पूरे को सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद आपको यहाँ पे आइगन वेक्टर्स मिला, क्या मिला 1 1 2 आता है। फिर हमने क्या किया, लैम्बडा का वैल्यू क्या ले लिया दोस्तों, -1। तो हमने यहाँ पे क्या किया, लैम्बडा का वैल्यू हमने क्या लिया -1। अब -1 वैल्यू लेने के बाद यहाँ पे देखो आपको ये प्रोसीजर तो पूरा पता ही है, -9 -1 मतलब माइनस ऑफ -1 +1 तो -8 आएगा। तो यहाँ पे -8 समथिंग यहाँ पे आपने सब कुछ लिखा। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तीनों इक्वेशन सेम है, आप बोलोगे सर ये अलग है, अरे भाई इसको 2 से डिवाइड करो सेम हो जाएगा। तो अब मैं ये तीनों इक्वेशन को पूरा सेम बनाने के लिए इसको मैं क्या कर रहा हूँ, 4 से डिवाइड कर रहा हूँ, इसको भी 4 से, और इसको भी किससे डिवाइड कर रहा हूँ 8 से। ये देखो ये पूरा का पूरा सेम हो गया, मतलब तीनों एकदम सेम होना चाहिए। फिर देखो ये उसकी तरह हो गया, फर्स्ट वाले की तरह, R1 माइनस R3 माइनस R1 R2 माइनस R1। तो यहाँ पे आपने लिखा, अब देखो ये, तो ये आपने ये नीचे के सभी वैल्यूज क्या हो गया, 0 हो गया। अब ये पूरे के पूरे वैल्यूज 0 हो गया दोस्तों, तो हम ये ऊपर वाला इक्वेशन इनटू ये लिख सकते हैं डायरेक्ट। अब ये आपको पता है जीएम कैसे निकालते हैं, n माइनस आर, नंबर ऑफ अननोन्स कितने 3, रैंक ऑफ मैट्रिक्स कितना है दोस्तों 1, तो आंसर कितना 2। हमारा एम कितना आया था दोस्तों 2 आया था, एम पीछे कितना आया था 2, ये देखो एम 2, जीएम भी कितना आया 2। अब जीएम भी 2 आया। अब यहाँ पे दोनों अगर सेम है तो हमारा मैट्रिक्स क्या है, डायगोनलाइज। पर अपने को आइगन वेक्टर्स निकालना, आइगन वेक्टर्स निकालने के लिए 2 वैल्यूज आप अज्यूम करो। 2 वैल्यूज आपने यहाँ पे क्या किया दोस्तों, अज्यूम किया। अब अज्यूम करने के बाद यहाँ पे x3 और x2 का वैल्यू आपने ले लिया, जस्ट यहाँ पे आपने पुट किया x3 और x2 का वैल्यू, तो यहाँ से आपको x1 का वैल्यू मिला। फिर वही वाला प्रोसीजर देखो, s और t, यहाँ पे x1 रखा, यहाँ x2 में देखो s2 के वैल्यू में 3 ही था इसलिए 0t लिया, इसमें s नहीं था इसलिए 0s लिया, दोनों को अलग किया। और ये अपना आइगन वेक्टर्स कौन सा है x2, ये अपना आइगन वेक्टर्स कौन सा है x3, और स्टार्टिंग में हमने x1 निकाला है। अब उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे लिख दो, मॉडल मैट्रिक्स में कैसा आएगा, पहला आइगन वेक्टर, दूसरा आइगन वेक्टर, तीसरा आइगन वेक्टर। ये आइगन वेक्टर्स कौन से आइगन वैल्यूज का है ये आपको पता होना चाहिए, उससे आप मॉडल मैट्रिक्स निकालोगे। तो देखो पहला वाला आइगन वेक्टर्स कौन से आइगन वैल्यूज का है, 3 का है, तो इसलिए अगर आप यहाँ पे देखोगे 3 लिखा है। हर बच्चे का ये आंसर अलग अलग रहेगा। ये दूसरा वाला किसका है, -1 का, तीसरा वाला भी किसका, -1 का, तो ये आपका मॉडल मैट्रिक्स हो गया, डायगोनल मैट्रिक्स हो गया, और ये वाला पार्ट आपका क्या हो गया, मॉडल मैट्रिक्स। देखो दोस्तों मैं हमेशा मैट्रिक्स जब भी स्टार्ट करता हूं तो बहुत बेसिक लेवल से स्टार्ट करता हूं। देखो बेसिक लेवल मतलब
कि आपको रोज और कॉलम पता होना चाहिए। जैसे ये 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 9 है, 1 है, 3 है, -1 है, 4 है। अब यहाँ पे अगर मैं रोज की बात करूँ तो यहाँ पे रोज कौन से होते हैं दोस्तों, ये फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो। देखो इसको हम फर्स्ट रो बोलते हैं, इसको सेकेंड रो और इसको थर्ड रो। इसको हम फर्स्ट कॉलम, इसको हम सेकेंड कॉलम, इसको हम थर्ड कॉलम। तो सबसे पहले चीज तो आपको ये पता होना चाहिए। अब ये पता होने के बाद दोस्तों आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में पता होना चाहिए। दोस्तों अगर मैं 2x2 के आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात करूं तो ये क्या आएगा दोस्तों, 1 0 0 1। अगर मैं 3x3 के आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात करूं तो दोस्तों ये क्या आएगा, बहुत ही सिंपल सा पार्ट है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये दोस्तों 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। वैसे ही 4x4 का निकालने जाओगे तो 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। तो इस तरह से ये आपका पूरा पार्ट है। ठीक है सर, आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो समझ में आ गया। अब नेक्स्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बाद आपको और क्या पता होना चाहिए दोस्तों, एक बेसिक टर्म आपको पता होना चाहिए। जैसे अगर समझो मैं यहाँ पे ए मैट्रिक्स दे रहा हूँ और यहाँ पे है दोस्तों 2, यहाँ पे है सर 3, यहाँ पे है सर 4 और यहाँ पे है सर 9। सर आपको ट्रांसपोज लेने आना चाहिए दोस्तों। ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, तो देखो हम a⁻t भी लिखते हैं, बहुत सारे लोग ट्रांसपोज को ऐसे भी लिखते हैं। तो अगर मुझे ट्रांसपोज लेना है, बहुत बेसिक बता रहा हूँ, ये जो रो है कॉलम फॉर्म में लिख दो, ये जो दूसरा रो है इसको भी आप कॉलम फॉर्म में लिख दो। फर्स्ट रो कॉलम फॉर्म में, सेकेंड रो कॉलम फॉर्म में। अब ये पूरा का पूरा पार्ट होने के बाद दोस्तों कभी कभार आपको कॉन्जुगेट बोलते हैं फाइंड आउट करने के लिए। जैसे मैं यहाँ पे एक मैट्रिक्स ले रहा हूँ और वो लिख रहा हूँ दोस्तों 2 2 माइनस i, यहाँ पे 3 और यहाँ पे दोस्तों 3i। और मुझे अगर समझो इस मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट लेना है दोस्तों, ये कॉन्जुगेट का सिंबल है। ये जो स्टार्टिंग का पार्ट बता रहा हूँ बहुत अच्छे से समझ लो, बाद में आपको मैट्रिक्स बहुत इजी लगने लगेगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे देखो 2 एज इट इज रहेगा। कॉन्जुगेट मतलब आपको आई वाले का साइन चेंज करना है। मतलब देखो दोस्तों यहाँ पे 2 है सर, यहाँ पे आई है, आई का साइन माइनस है, प्लस हो जाएगा। जहां जहां पे आपको आई दिखाई देगा, देखो दोस्तों ये 3 है सर, यहाँ पे आई वाला पार्ट आया तो ये प्लस है, तो यहाँ पे सर माइनस, बस। तो दोस्तों ये ट्रांसपोज भी आपको पता चल गया, कॉन्जुगेट भी आपको पता चल गया। अब एक नया टर्म आता है जो हमें आगे जरूरत पड़ेगा दोस्तों, a⁻θ। a⁻θ मतलब क्या होता है दोस्तों, कभी अगर आपको किसी ने बोला a⁻θ फाइंड आउट करो तो आपको क्या करना होगा दोस्तों। जैसे ए मैट्रिक्स है, यहाँ पे दिया है दोस्तों 2 3 + i 6i और यहाँ पे 2 है और बोलेंगे फाइंड a⁻θ। क्या करोगे दोस्तों, सबसे पहले ना आप इसका कॉन्जुगेट ले लो। कॉन्जुगेट मतलब क्या होता है दोस्तों, ये 2 है, ये क्या आएगा दोस्तों 3 - i, ये क्या आएगा दोस्तों -6i और ये क्या आएगा दोस्तों 2। अब यहां पे हमें क्या करना है दोस्तों, ये वाला पार्ट आपने लिखा। अब हमें क्या करना है दोस्तों, जैसे ही आपने यहाँ पे बार लिया, कॉन्जुगेट लिया, उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, उसका ट्रांसपोज लेना है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, डैश भी लिख सकते हो, और इसी को बार और ट्रांसपोज को ही दूसरे लैंग्वेज में बोलते हैं a⁻θ। तो आपको ट्रांसपोज लेने आता है कि नहीं आता है दोस्तों, बताओ। तो देखो ये वाला जो पार्ट है इसको हमने लिख दिया, ये वाला जो पार्ट है इसको हमने लिख दिया, हो गया दोस्तों। देखो ये फर्स्ट पार्ट और देखो ये फर्स्ट पार्ट कॉलम फॉर्म में, सेकेंड पार्ट कॉलम फॉर्म में। तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, देखो ये ए था, बस हमने आई का साइन चेंज किया तो कॉन्जुगेट हो गया। कॉन्जुगेट के बाद बस आपको ट्रांसपोज करना है। तो a⁻θ मतलब पहले आपको क्या करना है, कॉन्जुगेट लेना है, देन ट्रांसपोज करना है। बहुत सारे लोग पहले ट्रांसपोज करते हैं फिर कॉन्जुगेट लेते हैं, तो भी चलता है, कोई दिक्कत नहीं, वो भी तरीका सही है। अब नेक्स्ट दोस्तों 2 टर्म आते हैं। एक आता है दोस्तों ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। क्या आता है दोस्तों, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। सर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स मतलब दोस्तों ए और ए के ट्रांसपोज को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो, जस्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं ए और ए के ट्रांसपोज को, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए दोस्तों, आई। अगर आप ये दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपका आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। अगर आ गया तो मतलब ये मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है। और अगर मैट्रिक्स कभी भी अगर ऑर्थोगोनल है तो आपको ए इनवर्स निकालना है। तो ए इनवर्स का आंसर क्या होता है दोस्तों, ए का ट्रांसपोज। दोस्तों देखो मैं YouTube के लिए सेपरेट वीडियो बनाता हूँ, एप्लीकेशन के लिए सेपरेट वीडियो है। अगर आप मेरा एप्लीकेशन में जाके यही लेक्चर देखोगे तो वहां पे और भी आपको अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से और भी चीजें मिलेगी। और YouTube के लिए मैं सेपरेट बनाता हूँ, ये YouTube के लिए स्पेशल बना रहा हूँ। अब देखो दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट आता है दोस्तों यूनिटरी मैट्रिक्स की। अगर मैं बात करूं यूनिटरी मैट्रिक्स तो दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा, यूनिटरी मैट्रिक्स मतलब अपने को क्या निकालना है, ए को किससे मल्टीप्लाई करो, a⁻θ से, और आपका आंसर क्या आना चाहिए दोस्तों, आई।
ए को किससे मल्टीप्लाई करोगे, ए थीटा से, और आपका आंसर क्या आना चाहिए दोस्तों, आई थीटा के ए थीटा मतलब आपको पता है दोस्तों क्या, पहले कॉन्जुगेट लो फिर ट्रांसपोज करो। और दोस्तों अगर यहां पे आपको ए इनवर्स निकालने बोला है तो ए इनवर्स मतलब दोस्तों ए थीटा। तो ये कुछ बेसिक चीजें आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए और आराम से आप सम सॉल्व कर सकते हो। अब जैसे मैं एक सम लिख रहा हूं और बहुत आसानी के साथ वो सम आप सॉल्व करोगे। जैसे मैं यहाँ पे एक सम लिख रहा हूं दोस्तों, यहां पे सम है दोस्तों, इफ a which is equal to 1/3, 2/3 और यहां पे a है, यहां पे दोस्तों 2/3, यहां पे दोस्तों 1/3 और यहां पे दोस्तों b है, यहां पे दोस्तों 2/3 -2/3 और यहां पे दोस्तों c है। ये 1/3 2/3 a, 2/3 1/3 b, 2/3 -2/3 c is orthogonal and find small a, small b, small c and also a inverse। इतनी चीजें आपको फाइंड आउट करनी है, बहुत आसानी से सॉल्व कर लोगे दोस्तों बिना किसी टेंशन के। देखो करना क्या है दोस्तों, आपको यहाँ पे जो भी आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे ए मैट्रिक्स है, तो आपको क्या करना है दोस्तों, पहले से उन्होंने ऑर्थोगोनल बोला है, ईव के बाद लिखा है मतलब पहले से ही ऑर्थोगोनल है। तो आपको ऑर्थोगोनल का कंडीशन क्या होता है दोस्तों, अगर मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है तो कंडीशन क्या होता है सर ये, तो आपको सबसे पहले ना इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना है। मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होगा दोस्तों, देखो ये सेम टू सेम है, बस यहाँ पे जो रो है, अगर समझो दोस्तों इसके आगे कोई नंबर था तो यहाँ पे भी वही नंबर सेम टू सेम आएगा, उसको कुछ मत करना। अब यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, देखो ये जो रो है इसको कॉलम फॉर्म में लिखा, ये देखो यहाँ पे भी ये 2/3 और यहाँ पे क्या है दोस्तों ए। अगर हम नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ यहाँ पे दूसरा वाला पार्ट है, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, ये देखो ये 2/3, यहाँ 1/3 और यहाँ पे क्या है दोस्तों बी है। और अगर मैं यहाँ पे तीसरा बात करूँ दोस्तों, ये देखो ये 2/3 -2/3 और दोस्तों यहाँ पे सी है। तो देखो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फॉर्म में, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम फॉर्म में, थर्ड रो थर्ड कॉलम फॉर्म में, बहुत ही सिंपल तरीके से आ गया। और दोस्तों सेमिस्टर 2 का कुछ यूनिवर्सिटीज के कोर्सेज कल से लॉन्च करना मैं स्टार्ट करूंगा। कल सबसे पहले मुंबई यूनिवर्सिटी का लॉन्च करूंगा, बाद में SPPU, देन इसके बाद AKTU, ये सब बाकी के सभी RGPV, ये सब यूनिवर्सिटी का लॉन्चिंग स्टार्ट करूंगा। तो रेडी रहना, जिस दिन मैं फर्स्ट डे जब कोर्स लॉन्च करता हूँ तो उस दिन प्राइस बहुत कम रखता हूँ, तो आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत बेनिफिट रहेगा। और उसमें एक मेरा स्पेशल बैच भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ के रहता है एप्लीकेशन के ऊपर लाइव बैच, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ का एक बैच रहता है क्रैश कोर्स। और आपको पता है मेरे क्रैश कोर्स का बहुत वैल्यू है दोस्तों, मैक्सिमम मतलब जो क्रैश कोर्स करके गया पूरा पेपर लिख सकता है। अब यहाँ पे ए है, ये ए का ट्रांसपोज है, हमें पता है दोस्तों। यहाँ पे देखो हम लिखेंगे मैट्रिक्स ए इज ऑर्थोगोनल। मैट्रिक्स ए क्या है दोस्तों, ऑर्थोगोनल है, इसका मतलब है ए और ए के ट्रांसपोज का मल्टीप्लीकेशन आई होना चाहिए, मतलब ये पहले से ही दिया है अगर हमें ABC निकालना है। ए का वैल्यू क्या है दोस्तों, देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ए, यहाँ पे ए का ट्रांसपोज है और दोस्तों इक्वल टू यहाँ पे क्या है दोस्तों आई है। सबसे पहले ये कौन सा मैट्रिक्स है दोस्तों, 3/3 का मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे आई का वैल्यू क्या आएगा दोस्तों 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब यहाँ पे ए का ट्रांसपोज क्या है दोस्तों 1/3 2/3 और यहाँ पे 2/3, यहाँ पे क्या है दोस्तों 2/3 1/3 -2/3, यहाँ पे क्या है सर ABC। ओके सर, अब यहाँ पे सर अगर हम बात करें ए का वैल्यू क्या है दोस्तों, ए का वैल्यू है 1/3 2/3 और यहाँ पे क्या है सर ए। सर ये 2/3 सर 1/3 सर यहाँ पे क्या है सर बी। सर ये क्या है सर 2/3 -2/3 और यहाँ पे क्या है सर सी। ऑलमोस्ट हमने यहाँ पे जो भी वैल्यूज थे सब लिख दिया, बस आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने का एक तरीका बता रहा हूँ जिससे आप फास्ट सिंप्लीफाई कर सकते हो दोस्तों। जब अननोन्स रहेंगे तो कैलसी से नहीं मल्टीप्लाई कर सकते, ये चीज़ का ध्यान रखना। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ये पोजिशन याद रखना है। ये पोजिशन कौन सा है दोस्तों, देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 1 पोजिशन है। ये पोजिशन कौन सा है दोस्तों 2 2 पोजिशन है। ये पोजिशन कौन सा है सर 3 3 पोजिशन है। बस आपको ये तीनों पोजिशन लेके सम का आंसर निकाल देना है। देखो मैं यहाँ पे पहला फर्स्ट पोजीशन ले रहा हूँ ये। अब 1 1 मतलब इसका रो, 1 मतलब इसका आपको रो लेना है, फर्स्ट रो।
और इसका आपको क्या कंसिडर करना है दोस्तों, फर्स्ट कॉलम याद रखना, इसमें से कॉलम इसमें से रो, बस मल्टीप्लाई कर दो और इक्वल टू 1 आंसर लिखो, जल्दी आंसर आ जाएगा। देखो ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, 1 1 जा 1, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 3 3 जा 3 3 जा 9 और प्लस 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 a इंटू ए स्क्वायर और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों प्लस, विच इज इक्वल टू, यहाँ पे आंसर क्या आएगा दोस्तों 1। अब बहुत इजीली आप इसे सॉल्व कर सकते हो दोस्तों। देखो ए स्क्वायर है, यहाँ पे ये 9 वन टाइम आएगा, 1 प्लस 4 5 इक्वल टू 1, देन ए स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1 माइनस 5/9, देन दोस्तों ए स्क्वायर विच इज इक्वल टू 9 1 सा क्या होता है दोस्तों 9, 9 माइनस 5 क्या आएगा दोस्तों 4/9, देन ए विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4/9 और यहाँ पे दोस्तों प्लस माइनस, चलो नेक्स्ट स्टेप में लिखता हूँ, देन ए विच इज इक्वल टू ये क्या आएगा दोस्तों 2 और ये क्या है 3, तो यहाँ पे ए का वैल्यू प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। वैसे ही सेम दोस्तों बी का निकालना है, बी का निकालने के लिए आपको सेकेंड रो लेना है और इसका सेकेंड कॉलम, 2 2 जा क्या आएगा दोस्तों 4, 3 3 जा क्या आएगा दोस्तों 9 प्लस देखो ये वाला पार्ट इसके साथ 1 1 जा 1, 3 3 जा 9, बी इंटू बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे अगर हम लिखे तो बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू, ये अगर हम लिखे तो दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा 9 और यहाँ पे 4 और 1 क्या आएगा दोस्तों 5 और यहाँ पे 1, देन बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1 माइनस 5/9, देन बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू 9 1 जा 9 माइनस 5 4/9, देन बी विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4/9, देन बी विच इज इक्वल टू दोस्तों प्लस माइनस 2/3। सेम टू सेम आंसर आया दोस्तों, डिक्टो सेम आंसर आया है, प्लस माइनस 2/3। क्या बात है सर। अब यहाँ तक का पार्ट हो गया, अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट। अब यहाँ पे देखो तीसरा पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ, ये इसमें का थर्ड रो लो और इसमें का थर्ड कॉलम, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, -2 इंटू -2 प्लस हो जाएगा दोस्तों प्लस 4, 3 3 जा 9। अब यहाँ पे क्या आएगा सी इंटू सी स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे 9 वन टाइम लिखेंगे, 4 और 4 8 हो जाएगा, सी स्क्वायर इक्वल टू 1, सी स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1 माइनस 8/9, देन सी स्क्वायर विच इज इक्वल टू 9 1 सा 9, 9 माइनस 8 कितना होगा दोस्तों 1, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 1/9, देन सी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1/9, देन सी इक्वल टू प्लस माइनस 1/3। यहाँ पे हमने सभी वैल्यूज निकाल दिया दोस्तों। हमें क्या बोला था, फाइंड ए बी सी। चलो मैं साइड हट जाता हूँ, किसी को स्क्रीनशॉट लेना तो आप स्क्रीनशॉट भी ले लो। अब हमें क्या बोला है दोस्तों, एक और क्वेश्चन बोला है ए इनवर्स। बताओ ए इनवर्स क्या होगा, आप मुझे बताओ। ए इनवर्स तो बहुत आसान है सर, ए इनवर्स कैसे निकालेंगे सर, जो हमारा ट्रांसपोज होता है, अगर हमारा मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है तो ए इनवर्स मतलब ट्रांसपोज, ट्रांसपोज आपने निकाला है ना, यही वाला पार्ट आप लिख दो लास्ट में, ए इनवर्स इक्वल टू ये वाला पार्ट। बस यहाँ पे ए का वैल्यू जो भी है प्लस माइनस करके ही लिखना, बी का वैल्यू सी का वैल्यू चाहिए तो आप 1/3 सभी में से कॉमन ले सकते हो, तो ये याद रखना लास्ट में आपको लिखना है। तो मुझे ऐसा उम्मीद है कि आपको ये वाला पार्ट समझ में आ गया दोस्तों। अभी जैसे मैं एक पार्ट और आपको दूं, जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है, प्रूफ दैट द फॉलोइंग मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल। प्रूफ दैट द फॉलोइंग मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल हमें प्रूफ करना है, एंड हेंस फाइंड ए इनवर्स। अब यहाँ पे जब हमें प्रूफ दैट बोला है, मतलब यहाँ पे अपने को चेक करना है कि ऑर्थोगोनल है कि नहीं है। जैसे यहाँ पे एक सम दे रहा हूं, ए विच इज इक्वल टू 1/3, यहाँ पे सम है दोस्तों -2 1 2, यहाँ पे दोस्तों 2 2 1, और यहाँ पे नेक्स्ट है दोस्तों 1 -2 2। देखो यहाँ पे -2 1 2 2 2 1 1 -2 2। ये हमें क्या करना है दोस्तों, प्रूव दैट द फॉलोइंग मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल एंड फाइंड ए इनवर्स। हमें इसको प्रूव करना है ऑर्थोगोनल एंड हमें ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। बहुत सिंपल है, आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे कंसीडर a इंटू ए टी। अब ये वाला, हाँ पहले तो ए टी निकाल के रख लो, पहले इसका ए टी क्या आएगा दोस्तों, a⁻t क्या आएगा दोस्तों, ये 1/3 सेम होगा, ये जो रो में है कॉलम में आ जाएगा -2 1 2, ये वाला पार्ट 2 2 1, ये वाला पार्ट 1 -2 2। देखो यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। अब यहाँ पे हमें क्या करना है दोस्तों, ए को a⁻t से मल्टीप्लाई कर दो। देखो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ए को यहाँ पे। अब देखो दोस्तों, ये 1 1 सा 1, 3 3 सा 9, तो ये क्या आएगा 1/9,
और ये क्या है दोस्तों, -2 1 2 2 2 1 1 -2 2 -2 2 1 1 2 -2 2 1 2। अब बस ये दोनों को मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आइडेंटिटी अगर आ गया तो मतलब आप इसको प्रूफ कर सकते हो कि ये ऑर्थोगोनल है। और अगर प्रूफ दैट लिखा है मतलब 100% आपका आंसर आने वाला है। अगर नहीं आया तो समझ जाओ आपने कुछ गड़बड़ किया है। तो देखो दोस्तों 1/9 है। और अब देखो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ, प्लीज यहाँ पे ध्यान देना। वैसे आप इसको कैल्सी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, मैंने कैल्सी के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है। अगर कैल्सी से ही आपको सॉल्व करना चाहिए, उस पर मार्क्स मिलेगा, पर कहीं कहीं पे कैसा कैल्सी का परमिशन नहीं होता तो फिर उनको दिक्कत है। अब ये वाला पार्ट इससे मल्टीप्लाई हुआ, -2 इंटू -2 4। देखो 1 इंटू 1 + 1 2 2 सा क्या आएगा दोस्तों 4, ये हो गया। अब ये वाला पार्ट इससे मल्टीप्लाई होगा, -2 इंटू 2 -4 1 2 ज़ा 2 और दोस्तों 2 1 ज़ा 2। अब ये वाला पार्ट इससे मल्टीप्लाई होगा, -2 इंटू ये क्या आएगा -2 1 -2 2 2 सा क्या आएगा दोस्तों 4। अब देखो दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे ये हो गया। अब ये वाला पार्ट आगे सर कुछ कॉलम नहीं है तो अपने को नीचे आना पड़ेगा। अब आप नीचे आओगे तो ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा, 2 2 ज़ा, मैं जानबूझ के ये मैं मल्टीप्लिकेशन सिखा रहा हूँ कि आपको कोई सम आया तो सॉल्व करने आना चाहिए, -4। अब देखो ये वाला पार्ट इससे 2 1 ज़ा 2, अब 1 2 ज़ा 2। अब ये वाला पार्ट इससे 2 2 ज़ा 4। अब देखो 2 2 ज़ा क्या आएगा दोस्तों 4 और 1 1 ज़ा क्या आएगा दोस्तों 1। ये वाला पार्ट इससे, ध्यान से देखना। अब देखो दोस्तों 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 और दोस्तों 1 2 ज़ा 2। अब लास्ट वाला सॉल्व करते हैं। अब देखो आगे कोई कॉलम नहीं बचा तो अब लास्ट में आता हूँ दोस्तों, लास्ट में देखो सॉल्व कर रहा हूँ। ये वाला पार्ट इससे 1 2 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2, एक सेकेंड दोस्तों, और 2 2 ज़ा 4। ये वाला पार्ट इससे 1 2 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 2 1 ज़ा 2। ये वाला पार्ट इससे 1 1 ज़ा 1 2 2 ज़ा 4 और 2 2 ज़ा 4। तो ऑलमोस्ट अगर आप जब इसे लिखते हो तो ये 1/9 है। और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, ध्यान से देखो, देखो 4 और 4 8 8 और 1 9। और सीधी सी बात है यहाँ पे 0 0 आना ही चाहिए। यहाँ पे जो नंबर है समझ जाना, यहाँ पे वो नंबर है, बाकी 0 0 आना चाहिए। फिर भी देख लो 2 2 4 4 -4 0 4 और माइनस माइनस प्लस, तो 2 और 2 4 4 -4 0। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे भी 0, देखो 2 2 4 -4, ये 4 4 8 और 1 9, ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0 ये भी 9। और फाइनली अगर हम 1/9 से अगर इसको डिवाइड करें तो आपका आंसर क्या आएगा दोस्तों, ध्यान से देखो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब मुझे बताओ ये कौन सी आइडेंटिटी, कौन सी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अगर आपने इसको मल्टीप्लाई किया और मल्टीप्लाई करने के बाद अगर आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गया दोस्तों, तो आप फाइनली यहाँ पे क्या लिख सकते हो, देयरफॉर द गिवन मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल। हो गया काम, एक झटके में आपका काम हो गया दोस्तों। आपको आजू बाजू कहीं देखे और ए इनवर्स निकाल लेना। ए इनवर्स मतलब दोस्तों ये जो इसका ए जो आया ना, इसका ए का ट्रांसपोज वही आपका ए इनवर्स है। अब मुझे ऐसा लगता है कि इस टॉपिक पे अब कोई भी सम आए आप इजीली हैंडल कर लोगे। अब बात आता है कि सर यूनिटरी का क्या मैटर है, तो यूनिटरी का ही मैटर को हम सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, जैसे मैं यहाँ पे सम लूँ तो दैट यहाँ पे हमें मैट्रिक्स दिया है ए 1/2 √2 माइनस √2, यहाँ पे क्या है दोस्तों 0 है, I √2 माइनस √2 और ये भी 0 है। ये क्या है दोस्तों 0 0, यहाँ पे क्या है दोस्तों 2, √2 माइनस I √2 0, I √2 minus √2 0 0 2, so that the following matrix is unitary, so that the matrix is unitary। कितना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है पर हम सॉल्व नहीं कर पाते। एंड फाइंड ए इनवर्स लिखा है। अब ए इनवर्स अगर इसमें भी फाइंड आउट करना है, यहाँ पे लिख देता हूँ एंड फाइंड ए इनवर्स। पहले अगर हमें एनहेंस फाइंड ए इनवर्स, पहले हमें सो दैट करना है कि ये यूनिटरी मैट्रिक्स है। देखो सबसे पहले मैं क्या बोलता हूं, ए का कॉन्जुगेट लो, ये 1/2 सेम है, जहां जहां पे आए है साइन चेंज होगा। ये देखो √2 ऐसे ही रहेगा,
ये आई वाला पार्ट प्लस में आ जाएगा, ये जीरो ऐसे ही रहेगा, ये आई वाला पार्ट माइनस में, ये देखो ये ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे कोई चाहिए, जहाँ पे बस आई है वहाँ पे साइन चेंज होगा। ठीक है सर, ये पूरा लिख दिया। अब हमें क्या करना है सर, इसी का ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज मतलब ही दोस्तों ये क्या होता है, ए थीटा। तो जैसे हमें पीछे ए टी की जरूरत थी, यहाँ पे ए थीटा की जरूरत होती है। तो देखो दोस्तों ये 1/2 है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखते हो, प्लीज यहाँ पे ध्यान से देखो, तो ये 1/2 है। अब हमें ट्रांसपोज करना है, मतलब ये वाला पार्ट √2 आई इंटू √2 0, देखो रो है कॉलम फॉर्म में, माइनस आई √2 और ये 0, इसके बाद 0 0 2, तो हमने यहाँ पे लिखा। अब ये वाला पार्ट लिखने के बाद हमें क्या करना है दोस्तों, ये वाला पार्ट लिखने के बाद हमें क्या करना है दोस्तों, ए को ए थीटा से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे कंसीडर करके लिखो, अगर ए को ए थीटा से मल्टीप्लाई करके अगर अपना आंसर आई आ जाता है, देखो मैंने आपको पीछे भी बताया कॉन्सेप्ट कि ए को ए थीटा से मल्टीप्लाई करो, अगर अपना आंसर आई आ गया, मतलब ये कौन सा मैट्रिक्स है दोस्तों, यूनिटरी मैट्रिक्स है। तो चलो देखते हैं दोस्तों, अब यहाँ पे ए को ए थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं। ए कहाँ है दोस्तों, ये देखो यहाँ पे, मैं दोनों को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देता हूँ। देखो ए के आगे 1/2 है, ए थीटा के आगे 1/2 है, तो डायरेक्ट 1/4 लिख दे रहा हूँ। मल्टीप्लीकेशन में ये ध्यान रखना। अब यहाँ पे ए है और यहाँ पे दोस्तों देखो ए थीटा है। ए क्या है दोस्तों, ए देखो √2 माइनस आई √2, ये क्या है सर 0, सर आई √2, सर -2। मेरा पूरा फोकस बोर्ड पे है, ऐसे आपका भी मैट्रिक्स में पूरा फोकस होना चाहिए। अब ए थीटा क्या है सर, ये है, सर ये क्या है √2, सर ये क्या है माइनस आई √2, ये क्या है सर 0, सर ये क्या है सर आई √2, सर ये क्या है -√2, सर ये क्या है सर 0, सर ये क्या है 0 0 और सर ये क्या है। अब चलते हैं दोस्तों, √2 माइनस आई √2 0 आई √2 माइनस √2 0 0 0 2। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो ये दोस्तों 1/4। अब ये पूरे पार्ट को अगर मैं सॉल्व करने जाऊं तो देखो किस तरह से सॉल्व होगा। ये पूरा पार्ट इस पूरे पार्ट से मल्टीप्लाई होगा, √2 इंटू √2 2, √2 इंटू √2 क्या आएगा दोस्तों 2, हमेशा याद रखना √2 को मल्टीप्लाई होगा 2। अब देखो दोस्तों यहाँ पे आई इंटू आई स्क्वायर, सॉरी आई इंटू आई आई स्क्वायर होगा। आई स्क्वायर मतलब क्या होता है दोस्तों -1, और -1 यहाँ पे देखो आई इंटू आई आई स्क्वायर मतलब -1 है और एक और माइनस है तो प्लस हो जाएगा दोस्तों, ये ध्यान रखना। आप अपने कैल्सी में भी इसका मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो, ये वाले पार्ट को आप रखो कॉम्प्लेक्स मोड में कैल्सी रखो, आपको अपने आप आंसर बताएगा। या तो आप आई स्क्वायर देखो √2 इंटू √2 करो और वहां पे आप क्या करो पता है, इंटू -1 करो और साथ में एक और माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब देखो 0 इंटू 0 0 हो जाएगा, फिर ये वाला पार्ट इससे मल्टीप्लाई होगा, देखो √2 इंटू √2 2 आएगा, साथ में आए है यहाँ प्लस माइनस माइनस। फिर ये वाला पार्ट देखो √2 इंटू √2 2 आएगा, देखो माइनस माइनस यहाँ पे क्या आएगा प्लस, ओनली एक ही आया है तो आया ऐसे रखो। फिर ये वाला पार्ट इससे, ये तो 0 होगा। फिर देखो ये वाला पार्ट इससे, देखो 0, ये भी 0 और लास्ट वाला ही 0, तो ये पूरा 0 ही आ जाएगा। अब देखो दोस्तों ये वाला पार्ट इससे मल्टीप्लाई होगा, √2 इंटू √2 क्या आएगा दोस्तों 2, साथ में आए, √2 इंटू √2 2 आएगा, साथ में क्या आएगा दोस्तों आए माइनस है और 0 इंटू 0 की जरूरत नहीं है। फिर ये वाला पार्ट इसके साथ दोस्तों देखो √2 इंटू √2 सर 2 आएगा, सर आए और आए आई स्क्वायर होगा, आई स्क्वायर मतलब -1 और ऑलरेडी यहाँ पे एक और माइनस है तो प्लस हो जाएगा तो 2 ही लिखो। √2 इंटू √2 आप मैनुअली भी करके अलग से देख सकते हो, 2 आएगा और माइनस माइनस प्लस तो ये 2 और 0 तो रहेगा। फिर ये वाला पार्ट इसके साथ, ये देखो ये 0 ये 0 ये 0 सब 0, 0 में बहुत मजा आता है। अब ये वाला पार्ट इसके साथ देखो 0 इंटू √2 0, 0 इंटू √2 0 और यहाँ पे भी 0। फिर ये वाला इसके साथ 0 इंटू समथिंग 0, 0 इंटू समथिंग 0 एंड 2 इंटू समथिंग 0। ये वाला पार्ट इसके साथ 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0, 2 2 जा 4। मैं जानबूझ के मल्टीप्लाई करके दिखा रहा हूँ कि आपको मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन मैन्युअली भी करने आए। अब यहाँ पे क्या होगा सर, ये 1/4, ठीक है सर। अब ये होने के बाद अब हमें क्या करना है दोस्तों, ये देखो ये क्या हो जाएगा दोस्तों 4, ये देखो ये दोनों कैंसल, ये 0 ये भी 0, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों ये देखो 0, ये क्या आएगा सर 4, ये क्या आएगा सर 0, ये भी क्या आएगा 0, ये भी 0 और ये क्या है दोस्तों 4। नेक्स्ट स्टेप में अगर आप आज जाते हो यहाँ पे थोड़ा लिख दो चलेगा, यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ ना।
तो देखो ये 1/4 से जब आप अंदर देखो 1/4 को अंदर लेके जाते हो, 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0, ये 0, 1, 0, 0, 0, 1, और फाइनली दोस्तों आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गया। अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गया तो मतलब दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर द गिवन मैट्रिक्स इज यूनिटरी, और उसका ए इनवर्स क्या है दोस्तों, जो आपका ए थीटा है, मतलब ये, तो आगे आप ए इनवर्स मेंशन कर देना। मस्त, यहाँ पे 2 टाइप की चीजें कंप्लीट हो गई। ये वन शॉट वीडियो है दोस्तों, तो मैं कोशिश हमेशा करूंगा कि ये वन शॉट वीडियो को बहुत अच्छे से पूरा का पूरा पार्ट कंप्लीट करके अच्छे से बनाओ। तो अब आगे वाला पार्ट आगे हम ऐड करते हैं। अब देखो दोस्तों, अब नेक्स्ट पार्ट जो हमें कवर करना है दोस्तों वो है रैंक ऑफ मैट्रिक्स। बहुत अच्छे से दोस्तों ये पार्ट अपने को कवर करना है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स। जितना अच्छा आप इस पार्ट को बना सको उतना अच्छा आपको इसको कवर करना चाहिए। रैंक ऑफ मैट्रिक्स अगर आपका अच्छे से हो गया तो आगे वाला पार्ट भी आप अच्छे से कवर करोगे। सबसे पहले कुछ चीजें मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जैसे यहाँ पे कुछ वैल्यूज है, ये 2 है, 0 है, 0 है, 0 है, 1 है, 0 है, 0 है, 0 है, 0 है, मुझे बताओ यहाँ पे रैंक कितना आएगा। तो आप तुरंत बोलोगे सर देखो इस रो में वैल्यूज है, इस रो में वैल्यूज है, यहाँ पे वैल्यूज नहीं है, तो सर रैंक कितना आएगा। हमेशा रैंक को हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, 2 आएगा। आप मुझे कमेंट करके बताओ इसका रैंक कितना आएगा। ये देखो 1 है, 0 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 है, बताओ रैंक कितना आएगा। तो सर एक ही रो में वैल्यूज दिखाई दे रहा है, तो रैंक क्या आएगा सर, 1 आएगा। ठीक है सर, ये भी अपने को समझ में आया, रैंक यहाँ पे क्या आएगा सर, 1 आएगा। ठीक है, अब ये भी अपने को समझ में आ गया, तो यहाँ पे हमारा रैंक का आंसर कितना आएगा दोस्तों, 1। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो दोस्तों अगर सब जो ऐसा है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, बताओ रैंक कितना है। आप कमेंट करके आप बताना। अब दोस्तों आपको क्या सीखना है, थोड़ा ध्यान से समझ लो। कभी भी देखो हर चीज में सोचो वन शॉट वीडियोस है, पर इसमें भी बेसिक कि अगर आप ये वीडियोस देख के भी पेपर में जाओगे तो ये तो है कि दिल खुश होके आओगे कि यार सर मान गया, यार सर ने जो पढ़ाया है सर आराम से मैंने अटेम्प्ट किया। अब समझो दोस्तों यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ 6 है, 9 है, 3 है, यहाँ पे 1 है, 4 है, 3 है। दोस्तों हमेशा यहाँ पे अगर आपको 1 लेकर आना है, यहाँ पे 2 ऑप्शन है, या तो आप क्या करो पता है, यहाँ पे 4 से डिवाइड करो R1 को, या तो आप इंटरचेंज करो। तो सबसे पहले आप इंटरचेंज ऑप्शन चेक किया करो कि R1 इंटरचेंज हमें किसके साथ करना है, R3 के साथ। तो अगर आप R3 के साथ करते हो तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 1 4 3, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 4 3 2 6 9 3। तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट वाला पार्ट है ये थर्ड पे आ गया, थर्ड वाला पार्ट है फर्स्ट पे आ गया। ठीक है, अब ये वाला पार्ट होने के बाद अब मैं आगे की ओर बढ़ रहा हूं। अब ये हो गया दोस्तों। कभी कभार ऐसा हो सकता है दोस्तों, यहाँ पे देखो 4 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे जो भी है 3 है, 2 है, 1 है, 7 है, 9 है, 6 है। अब सर अगर यहाँ पे 1 लेकर आना है, आप क्या करूँ सर। ये देखो यही बेसिक चीज, आप डायरेक्ट सम तो आप खुद ही सॉल्व करने लगोगे, ये सीख जाओगे तभी सम तो आप सॉल्व करोगे। अगर यहाँ पे अब तो इंटरचेंज तो हो नहीं सकता, तो सर यहाँ पे एक ही ऑप्शन है, हमें क्या करना होगा, R1 को 4 से डिवाइड करना होगा। एक चीज ध्यान रखना, ये पूरे R1 को 4 से डिवाइड करना होगा। यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 3/4 आएगा, और यहाँ पे 2/4 आएगा, डिवाइड करके 1/2, और बाकी के वैल्यूज वैसे ही आएंगे। तीसरा एक और कंडीशन ऐसा हो सकता है दोस्तों आपके साथ कि यहाँ पे 4 हो और यहाँ पे 3 हो और यहाँ पे 6 हो, तो आप क्या कर सकते हो, R1 माइनस R2। R1 को चेंज करना है, इसलिए जिसको चेंज करना है उसको आगे रखो। 4 - 3 1 आ गया, तो ऐसे आप 1 लेकर आ सकते हो। ठीक है सर, 1 वाला तो मैटर सॉल्व हो गया। अब आगे क्या आएगा सर, अब 1 वाला मैटर सॉल्व होने के बाद नेक्स्ट मैटर आता है दोस्तों कि अगर समझो यहाँ पे 1 है, यहाँ 5 है, यहाँ पे -3 है। अब आप क्या करोगे दोस्तों, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे 5 है और यहाँ पे क्या है सर, -3 है। तो अगर हमें ये दोनों पार्ट को अगर जीरो करना है, ये दोनों पार्ट को अगर आपको जीरो करना है तो कैसे करेंगे, R2 को किसके रेफरेंस में लेंगे दोस्तों, R1 के। R2 को किसके रेफरेंस में, R1। यहाँ पे क्या है 5 है, 5 का अपोजिट क्या आएगा, -5। R3 को ये थर्ड रो में किसके रेफरेंस में लूंगा दोस्तों, R1। यहाँ पे +-3 है, उसका अपोजिट क्या आएगा, +3। वैसे ही आपको यहाँ पे सॉल्व करना है दोस्तों। जैसे यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 6 है। अब मुझे ये दोनों को जीरो करना है तो क्या करूंगा दोस्तों, R2 को चेंज करना विथ रेफरेंस ऑफ R1। और यहाँ पे दोस्तों अगर यहाँ पे 8 है तो 8 का अपोजिट क्या आएगा, -8। R3 को चेंज करना विथ रिस्पेक्ट टू R1। यहाँ पे क्या है दोस्तों, 6 है, तो 6 का अपोजिट -6। तो बस ये आपको पता होना चाहिए। और हमेशा याद रखना, कभी भी अगर ये दोनों वैल्यूज को जैसे यहाँ 4 है, 3 है, 6 है, 9 है, 3 है, 4 है,
3 है, 2 है, 1 है। अगर सपोज दोस्तों अपने को इसको ये दोनों को 0 करना है तो हमेशा इसको 1 करो इसके रेफरेंस में। अगर ये दोनों को 0 करना है, सपोज इसको 0 करना है, तो हमेशा रेफरेंस पॉइंट ये लिया करो, 1 करो, इसको 1 करो फिर इसको 0 करो। और दोस्तों अगर ये दोनों को 0 करना है तो इसका रेफरेंस है, पर यहाँ पे उसकी जरूरत ज्यादा नहीं पड़ती। अब बात आता है कि सर नॉर्मल फॉर्म से रैंक कैसे फाइंड आउट करें। देखो इक्वलन फॉर्म एक आध मेरा वीडियो देख लेना, वैसे आगे मैं आपको बताऊंगा। इक्वलन फॉर्म का जनरली क्वेश्चन ज्यादातर नहीं पूछा जाता है, पर एक आध वीडियो आप देख लेना। मेनली जो पूछा जाता है वो नॉर्मल फॉर्म से, फाइंड रैंक ऑफ मैट्रिक्स रिड्यूसिंग इट इनटू नॉर्मल फॉर्म, ऐसे मेंशन करते हैं। तो नॉर्मल फॉर्म किस तरह से वर्क करता है, तो देखो नॉर्मल फॉर्म इतना आसान है कि आपको आपके नेक का खेल करना है। नेक, ये नेक से मैं हमेशा नॉर्मल फॉर्म सिखाता हूं। जैसे यहाँ पे कोई नंबर है, यहाँ पे देखो 2 है, 3 है, 4 है, 1 है, 6 है, 9 है, 3 है, 2 है, 4 है। तो नॉर्मल फॉर्म कैसे आता है दोस्तों, देखो सबसे पहले यहाँ पे आपको 1 लेकर आना है। आप यहाँ पे 1 लेकर आ गए। देखो नॉर्मल फॉर्म के स्टेप्स देखो, पहले आपने यहाँ पे 1 लाया, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, ये 1 लाने के बाद ये दोनों वैल्यूज को आपको 0 करना है। मतलब ये जैसे ही आपका 1 आ गया, उसके बाद आप क्या करोगे दोस्तों, ऐसे नीचे की ओर देखोगे, ये दोनों 0। नेक्स्ट स्टेप में, हाँ चलो ये 1 आ गया, अब नेक्स्ट स्टेप में ये दोनों 0। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में दोस्तों जैसे आप यहां ऐसे नीचे देखोगे, समझ जाना हमें रो अप्लाई करना है। याद रखना नॉर्मल फॉर्म में एक बार हम रो अप्लाई करते हैं, एक बार कॉलम। अब जैसे ही आपने ये सॉल्व कर दिया, ठीक है सर ये दोनों हो गया, अब ऐसे नीचे किया तो ऐसे ही रखोगे क्या, फिर आपको ऐसे देखना है। ऐसे मतलब 1 के यहाँ पे जो वैल्यूज है दोस्तों इसको 0 करना है। और कभी भी आप ऐसे देख रहे हो तो हमेशा याद रखना ये कॉलम से 0 होगा। कैसे होगा मैं आपको सिखाऊंगा। फिर ये होने के बाद दोस्तों नेक्स्ट स्टेप, अब जैसे ही आपने ये किया 1 0 0, ये दोनों 0 किया, अब इसको 1 करना है। हमेशा याद रखना ये वाले वैल्यूज को 1 करना है। फिर से वही रूल, जैसे ही 1 किया फिर से नीचे देखो नेक्स्ट स्टेप में। देखो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप यहाँ बता रहा हूँ। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, देखो आपने यहाँ पे 1 किया, 0 0, ये दोनों 0, ये 1, इसके नीचे 0। फिर जैसे ही आप ये नीचे 0 करोगे मतलब रो अप्लाई करना है। फिर से आप ऐसे नीचे के बाद ऐसे ऊपर देखो तो यहाँ पे क्या आएगा 1 0 0, ये दोनों 0, ये 1 0, फिर इसके जस्ट 0। और फिर लास्ट में यहाँ पे जो भी वैल्यूज मिला रहेगा, कभी कभी वहां पे 0 आ जाता है, कभी कभी वहां पे 5 आ जाएगा। तो पूरे इस इक्वेशन को 5 से डिवाइड करके वहां पे 1 लेकर आ जाना, तो ये ध्यान रखना। तो बाकी सम में हम सॉल्व करते हैं। देखो सम लेता हूं मैं और एक झटके में सम सॉल्व करता हूं। जैसे यहाँ पे सम ले रहा हूं, reduce the following matrix, reduce the following matrix to normal form, reduce the following matrix to normal form and find its rank, and find its rank। देखो अभी ऑफलाइन क्लास से आया, पहले आपका वीडियो ही रिकॉर्ड करो 7 बजने का। अभी मेरा 7:30 का ना मेरा क्रैश कोर्स है, 7:30 का करेक्ट मेरा क्रैश कोर्स है। और मैं आया नहीं, बोला नहीं यूट्यूब वाले स्टूडेंट के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर दूं फटफट। फिर अभी मेरा अभी मुंबई यूनिवर्सिटी का क्रैश कोर्स है जिसमें मैट्राइसिस आज एंडिंग हो जाएगा पूरा। फिर कल मस्त न्यूमेरिकल सॉल्यूशन कराऊंगा मस्त एकदम अच्छे तरीके से। अभी देखो दोस्तों, रिड्यूस दी फॉलोइंग मैट्रिक्स टू नॉर्मल फॉर्म। और मैं हमेशा यूट्यूब वाले बच्चों के लिए अलग वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ दोस्तों। ये देखो सेपरेट वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये 3 है, ये 2 है, ये 5 है, ये 7 है, और दोस्तों ये 12 है। यहाँ पे दोस्तों देखो 1 1, ये 2 है, ये 3 है, और सर ये 5 है। सर ये 3 है, सर ये भी 3 है, सर ये 6 है, सर ये 9 है, और सर ये 15 है। ठीक है सर, 3 2 5 7 12 1 1 2 3 5 3 3 6 9 15। क्या है रूल अपना, देखो यहाँ पे लिखा है रिड्यूस दी फॉलोइंग मैट्रिक्स टू नॉर्मल फॉर्म एंड फाइंड इट्स रैंक। या फाइंड रैंक बोला तो भी आप नॉर्मल फॉर्म से सॉल्व कर दो अगर वहां मेंशन नहीं है। क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले यहाँ 1 आना चाहिए, तो इसको इंटरचेंज कर देता हूँ। तो देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, R1 इंटरचेंज बाय R2।
अगर इस वीडियो के नीचे दबा के कमेंट रहेगा तो इसका रिमेनिंग पार्ट भी बहुत शानदार तरीके से बना के दे दूंगा। बस अगर आपने वो 2 वीडियोस देखा तो आपका मस्त मैट्रिक्स पूरा कंप्लीट। अब ये पूरा का पूरा पार्ट ऊपर आ जाएगा दोस्तों, 1 1 2 3 5, और ये पूरा का पूरा पार्ट नीचे आ जाएगा 3 2 5 7 12, और ये 3 3 6 9 15 ऐसे ही रहेगा। अब ये होने के बाद दोस्तों ये दोनों को जीरो करना है। मैंने बोला ना जैसे यहाँ पे 1 हो गया, ये 3 है, जैसे यहाँ पे 1 हो गया, नीचे के दोनों वैल्यू जीरो है। तो आप ऐसे देखो, ऐसे जब भी देखोगे तो रो अप्लाई होगा। किसको चेंज करना है दोस्तों, R2 को। किसके रेफरेंस में, देखो ये इसको करना है तो इसका ही रेफरेंस लेना होगा R1। यहाँ पे 3 है, 3 का अपोजिट -3। किसको चेंज करना है, R3 को विथ रेफरेंस ऑफ R1। यहाँ पे 3 है, 3 का अपोजिट -3। अब यहाँ पे अगर मैं वैल्यूज रखूं तो देखो दोस्तों यहाँ पे किस तरह से सम सॉल्व होगा। देखो यहाँ पे ये A है। अब देखो दोस्तों हमें चेंज किसको नहीं करना है, पीछे किसका नाम है R1 का, ये हमेशा सीखा करो। तो R1 एज इट इज आएगा 1 1 2 3 5, और ये दोनों की जगह पे जीरो करने के लिए फॉर्मूला यूज कर रहे हो तो डायरेक्ट आप जीरो ले लो। अब बस कैल्सी से ये प्रॉपर आंसर लो। अब यहाँ पे आपसे एक मिस्टेक होता है, मेरी कैल्सी कहाँ है, ले लो। अब कैल्सी वाला जो पार्ट है दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे रखूं तो देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे सेकंड का अगर आप वैल्यू सॉल्व कर रहे हो, देखो ये वैल्यू सॉल्व कर रहे हो सेकंड रो का, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। ये सॉल्व करना है तो यहाँ से वैल्यू लेना है, ये सॉल्व करना है तो इसमें से, ये सॉल्व करना है तो इसमें से, ये सॉल्व करना है तो इसमें से। इसीलिए आपका गड़बड़ होता है अगर आप इधर उधर करते हो। अब देखो यहाँ पे R2 का वैल्यू कितना है, इसमें 2 है, -3 इंटू R1 कितना है, R1 का वैल्यू कितना है दोस्तों 1। तो फाइनली यहाँ पे आंसर कितना है आपका -1। R2 का वैल्यू कितना है दोस्तों 5 -3, R1 का वैल्यू कितना है दोस्तों 2, तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे भी कितना आएगा -1। अब देखो दोस्तों यहाँ पे ये सॉल्व करना है, तो देखो ये सेकंड लास्ट है तो इसमें से वैल्यू लेना है। R2 का वैल्यू कितना है दोस्तों यहाँ पे 7 -3, R1 का वैल्यू कितना है दोस्तों 3, तो यहाँ पे कितना है दोस्तों -2। R2 का वैल्यू कितना है दोस्तों यहाँ पे 12 -3, R1 कितना है दोस्तों 5, तो यहाँ पे आंसर कितना है दोस्तों -3। तो यहाँ पे हमने बहुत ही अच्छे तरीके से ये पूरा का पूरा पार्ट हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब चलते हैं आगे की ओर, देखते हैं आगे राइट है कि नहीं है। अब यहाँ पे अगर मैं आगे की ओर आऊँ R3, अब देखो R3 का वैल्यू क्या है दोस्तों, ये देखो यहाँ पे ये सॉल्व करो। R3 का वैल्यू 3 है, -3 इंटू R1 कितना है दोस्तों 1, तो यहाँ पे कितना आएगा दोस्तों 0। अब देखो दोस्तों यहाँ पे 6 है, R3 का वैल्यू कितना है 6 है, -3 इंटू R1 कितना है दोस्तों 2, तो यहाँ पे भी 0। सर यहाँ पे R3 का वैल्यू 9 है, -3 इंटू R1 कितना है दोस्तों 3, आंसर इज 0। क्या बात है। और दोस्तों यहाँ पे R3 का वैल्यू कितना है 15, -3 इंटू R1 कितना है 5, द आंसर इज 0। शानदार सर। अब यहाँ तक का पार्ट अगर आपने सॉल्व कर दिया, अब देखो दोस्तों मैंने आपको क्या बोला था, जैसे ये 2 जीरो करोगे फिर आप ऐसे देख रहे हो, फिर सामने देखना है नॉर्मल फॉर्म में, फिर आपको इसको जीरो करना है। कैसे करेंगे दोस्तों, ये कौन से, चलो मैं यहाँ पे इसको नेक्स्ट पेज पे कॉपी करता हूँ। किया नेक्स्ट पेज पे कॉपी, हाँ ये देखो। अब यहाँ से आपको प्रॉपर समझेगा किसको जीरो करना है सर, इसको। देखो जब आप यहां से आओगे तो कॉलम अप्लाई करना है C2, ये कौन सा कॉलम है C2, किसके रेफरेंस में C1 के। यहाँ पे वैल्यूज क्या है 1, 1 का अपोजिट -1, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, बस माइनस लिख दो। C3 को चेंज करना है विथ रेफरेंस ऑफ C1, यहाँ पे क्या है दोस्तों 2, 2 का अपोजिट -2। C4 को चेंज करना है दोस्तों विथ रेफरेंस ऑफ C1, 3 का अपोजिट -3। C5 को चेंज करना है विथ रेफरेंस ऑफ C1, 5 का अपोजिट क्या है दोस्तों -5। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, देखो C1 जो है ना, C1 का रेफरेंस है ना, C1 में ये दोनों वैल्यू, C1 में जहां पे 0 है तो बाकी कॉलम का वैल्यू सेम टू सेम कॉपी कर दो। देखो ये देखो यहाँ पे दोनों 0 है, C1 वैसे चेंज नहीं होगा, पहले C1 लिख दो, और फिर जहां पे 0 है, क्योंकि हमने सभी में रेफरेंस C1 लिया है तो C1 का वैल्यू यहाँ 2 जगह 0 है, मतलब ये वैल्यूज में कोई चेंजेस नहीं होगा, सेम टू सेम आएगा। यहाँ पे चाहिए तो आप वैल्यू पुटिंग करके भी देख लो, पर सेम आएगा, -1 -1 -2 -3 0 0 0 0, कोई चेंजेस नहीं। चेंजेस बस यहाँ आएगा क्योंकि यहाँ पे C1 में वैल्यू दिख रहा है, तो देखो C2 - C1 C2 माइनस, और ये फॉर्मूला अप्लाई करने की वजह से सब जगह 0 ही आने वाला है, चेक भी कर लेना, फास्ट सम सॉल्व हो जाता है। देखो 1 -1, फिर यहाँ पे देखो C3 की जगह पे 2 रखो, -2 C1 की जगह पे रखो, 0 ही आएगा, सब चेक कर लो 0 ही आने वाला है।
अब सर ने क्या बोला था, एक बार 1 आ गया तो हमें नीचे देखना है, फिर इसके बाद सामने देखना है, हो गया, फिर हमें इसको 1 करना है। तो चलो अब मैं क्या करूंगा दोस्तों, देखो R2 को किससे डिवाइड करूंगा, या मल्टीप्लाई कर दो ना, R2 डिवाइड बाय -1, मल्टीप्लाई बाय -1। तो दोस्तों ये देखो ये किस तरह से हो जाएगा, 1 0 0 0 0 0 0। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, इसको -1 से मल्टीप्लाई करो तो ये 1 1 2 3। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, 0 0 0 0। ठीक है, अब जैसे ही दोस्तों देखो तरीका समझो, ये 1 है, इसके नीचे वाला पार्ट 0 आया, यहाँ के जितने भी पार्ट थे सब 0 आए, फिर ये 1 है, फिर नीचे देखो ये 0 लाओ। तो अच्छा ये पहले से ही 0 है, अगर नहीं है तो पहले लेकर आना होता। तो बस अब अपने को ये साइड के सब 0 लाने, तो कॉलम अप्लाई करना है। तो नेक्स्ट पेज पे इसको कॉपी करता हूँ। बहुत अच्छा सम है, इसलिए जानबूझ के यही सम लिया कि ये सब एवरग्रीन सम्स है, कि अगर आप एक बार ये सम सॉल्व कर लोगे तो कोई भी सम आपको इजीली सॉल्व करने आएगा। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, हमें क्या करना है, चेंज किसको करना है, इसको मत कर देना, इसको C3 को चेंज करना है। अब रेफरेंस किसका लेना है, मैंने बोला इसका लेना है, C2 का। यहाँ पे क्या 1 -1, C3 हो गया। अब C4, रेफरेंस किसका लेना है दोस्तों, C2 का, -2। C5 रेफरेंस किसका लेना है दोस्तों, C2 का, -3। अब यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों A। अब यहाँ पे अगर आप आंसर लिखने जाते हो तो ये क्या आएगा दोस्तों, 1 0 0, ये 1 2 3 4। यहाँ पे देखो दोस्तों, ये देखो ये 1 है, ये 0 सेम है। देखो यहाँ पे कॉलम में किसमें चेंजेस होगा, C3 में, C4 में, C5। पर मैंने हमेशा बोला कि C3 में चेंजेस होगा, किसका रेफरेंस ले रहे हैं, C2 का। C2 में जहां पे 0 है वहां पे आंसर सेम होगा, यहाँ 0 है सेम आएगा, यहाँ 0 है सेम आएगा, कोई चेंजेस नहीं। और ये वाला तो आपको पता है, ये क्यों हम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, सब 0 लाने के लिए। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट 0 0 0 मेंशन कर सकते हैं। अब अगर अपना आंसर ये आया तो बताओ रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या आएगा दोस्तों, रैंक ऑफ मैट्रिक्स बताओ क्या आएगा। तो सीधा सिंपल आप बता सकते हो, देखो क्वेश्चन में बोला था नॉर्मल फॉर्म में आपको रिड्यूस करने के लिए, और रिड्यूस करने के बाद दोस्तों आपको फाइंड इट्स रैंक। तो रैंक क्या आएगा दोस्तों, आप मुझे बता सकते हो। तो जैसे ही हमने इसको नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस किया, और उसके बाद अगर मैं इसके रैंक की बात करूं तो सीधा सिंपल इसका रैंक कितना आया दोस्तों, देखो इसमें वैल्यूज है, इसमें वैल्यूज है, सर 2 आया, हो गया सर। तो बहुत ही शानदार तरीके से हमने इसको सॉल्व कर दिया दोस्तों। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट सम की ओर। अब आपको इस टाइप का सम आना चाहिए दोस्तों सॉल्व करने के लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट आगे की सम की ओर, और आगे वाला पार्ट सॉल्व करते हैं दोस्तों। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड नॉन सिंगुलर। अगर इस वीडियो के नीचे रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो एक और मैट्रिक्स का वीडियो आएगा दोस्तों, जिसमें मैं कंसिस्टेंट के सम बताऊंगा। बस 4 सम पढ़ा दूंगा, पूरा का पूरा आपका मैट्रिक्स हो जाएगा, और उसमें से सम आपको दिखेगा। इसलिए इस वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हो प्लीज़ अपने अलग अलग ग्रुप में शेयर करो। बता दो भाई, हर वीडियो के नीचे हर बच्चा कमेंट करे, सर और वीडियो बना देंगे, सच दैट। यहाँ पे क्या है दोस्तों, PAQ इज इन नॉर्मल फॉर्म, PAQ इज इन नॉर्मल फॉर्म, एंड यहाँ पे क्या बोला है, एंड फाइंड A इनवर्स। कभी कभी इसमें आ सकता है ऐसा A इनवर्स। अब देखो दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले फंडा सिखा दूं, PAQ का फॉर्म क्या होता है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे PAQ, पहले हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे ये A है, ये P है, और दोस्तों ये Q है। हाँ, पर यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों, ये अपने को यहाँ पे ये I और यहाँ पे I लेना है। जैसे अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है A, और वो मैट्रिक्स ऐसा है 1 2 3 4 6 9 3 2 1 5 9 3, ऐसा है, और हमें PAQ फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसमें रोज कितने हैं, 3 है, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 3। कॉलम कितना है, 1 2 3 4, कॉलम कितना है सर 4। तो ये मैट्रिक्स यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट होगा। बस आपको इस वाले को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करके I में कन्वर्ट करना है। बस ये नॉर्मल फॉर्म में बस इसे कन्वर्ट करना है, बस ये याद रखना, अपने आप होगा। और जब आप कभी भी इस पे रो अप्लाई करते हो, क्योंकि आपको पता है नॉर्मल फॉर्म में रो कॉलम दोनों अप्लाई करते हैं, जब भी इस पे आप रो अप्लाई करोगे तो बस इसमें चेंजेस होगा, जब आप इसमें कॉलम अप्लाई करोगे तो इसमें चेंजेस होगा, बस इनफ, उसके आगे कुछ नहीं। अब देखो सम मैं सॉल्व करा रहा हूं, देखो अभी यहाँ पे सम दे रहा हूं। हाँ, सम है यहाँ पे दोस्तों A
विच इज इक्वल टू सम है यहाँ पे 1 2 -2 -1 3 0 0 -2 1 1 2 -2 -1 3 0 0 -2 1। देखो दोस्तों, अगर आप मेरा क्रैश कोर्स के सम जाके देखोगे तो क्रैश कोर्स में मैंने और दूसरा सम लिया है। मैं हमेशा यूट्यूब पे बोलता हूँ ना, यूट्यूब पे और क्रैश कोर्स के अंदर दोनों में मैं चीजें अलग कराता हूँ। आप जाके देखना, अभी मुंबई यूनिवर्सिटी का क्रैश कोर्स चल रहा है और भी अगर जिस यूनिवर्सिटी का चल रहा होगा, हाँ कहीं कहीं पे ये सम भी आपको मिलेगा, पर उसके अलावा एक्स्ट्रा सम भी क्रैश कोर्स में आपको मिलेगा। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे ये 1 है, 2 है, -2 है, -1 है, 3 है, 0 है, 0 है। देखो सम का स्टार्टिंग कैसे करेंगे, PAQ फॉर्म। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों, ए लिखेंगे, यहाँ पे आई और यहाँ पे ए और यहाँ पे भी आई। रोज कितने हैं 3, कॉलम कितने हैं दोस्तों 3। यहाँ पे ए का वैल्यू क्या आएगा दोस्तों, देखो ये ए का वैल्यू है, यहाँ पे I3 और यहाँ पे भी ए ऐसे ही रखो। यहाँ पे ए का वैल्यू मत पुट करना, ये इसलिए मैंने स्टार्टिंग में आपको PAQ लिख के दिया, इससे अपने को लास्ट में P मिलेगा, इससे Q मिलेगा। अब देखो I3 है, क्योंकि 3 रो 3 कॉलम है, तो ये 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूँ, ये दोनों मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे ए है, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, 1 2 -2 -1 3 0 0 -2 1 1 2 -2 -1 3 0 0 -2 1। अब देखो, आपको फंडा पता है दोस्तों, इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे 1 आना चाहिए पहले से ही, ऐसा ये दोनों 0 होना चाहिए, तुरंत ये दोनों 0 होना चाहिए। ये 0 है, बस इसको कन्वर्ट करना है। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, R2 को चेंज करना है विथ रेफरेंस ऑफ R1। यहाँ -1 है, उसका अपोजिट +1, लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे बहुत आसानी के साथ मैट्रिक्स के सम को सॉल्व करना, घाई गड़बड़ में अगर करोगे तो तकलीफ में आ जाओगे दोस्तों, तो ये चीज का ध्यान रखना। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो सबसे पहले R2 चेंज होगा और कोई नहीं चेंज होगा। सबसे पहले हाँ, रो अप्लाई किया तो कॉलम में कोई चेंजेस नहीं है, कॉलम वाला पार्ट है। जब भी अगर यहाँ रो अप्लाई होगा तो कॉलम में कुछ नहीं करना, तो पहले कॉलम सेम रखो। यही गलती करते हैं बहुत सारे लोग, इसको सेम करना भूल जाते हैं और इसमें भी जो सेम प्रोसीजर है ना, यहाँ पे भी अप्लाई कर देते हैं। अगर यहाँ कॉलम होता तो अपन रो पहले सेम लिखते हैं, बस इसमें अप्लाई होगा। इसमें भी आपको पता है दोस्तों, इसमें भी R2 बस चेंज होगा, R1 सेम होगा, 1 2 -2 1 0 0 और R3 भी सेम होगा, 0 -2 1 0 0 1। अब यहाँ पे बस चेंजेस है, आपको पता है यहाँ 0 आने वाला है, बाकी सब सॉल्व करना है। प्लस कर दो ना फटाफट, R2 और R1 ये कितना आएगा दोस्तों 5, 0 + -2 ये -2, 0 और 1 ये 1 1 और ये 1 हो गया। अब मैं इसको नेक्स्ट पेज पे लेता हूँ। नेक्स्ट पेज पे हमने इसको कॉपी किया। अब देखो दोस्तों, ये नेक्स्ट पेज पे, अब ये नेक्स्ट पेज पे कॉपी होने के बाद अब आपको क्या करना है, प्लीज ध्यान देना। अब यहाँ पे ये जैसे ही आया, अब ये दोनों को 0 करना है, तो चेंजेस किसको करना है दोस्तों, कॉलम अप्लाई करेंगे। याद है आपको, C2 को विथ रेफरेंस ऑफ C1, यहाँ पे क्या है दोस्तों, -2 का अपोजिट -2। C3 को विथ रेफरेंस ऑफ C1, -2 का अपोजिट क्या है दोस्तों, +2। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, अब तो सब्सक्राइब बनता है दोस्तों, इतना मेहनत कर रहा हूं आपके लिए। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखेंगे, देखो दोस्तों यहाँ पे, और मैं बोलता हूँ मेरे पढ़ाने में आपको बस पढ़ाई मिलेगा, इसमें आपको कुछ भी ऐसे टाइम पास नहीं मिलेगा दोस्तों, बस पूरा फोकस है मेरा स्टडी पे। अब यहाँ पे आपको पता है कॉलम अप्लाई कर रहे हैं, तो चेंजेस कहाँ नहीं होगा, रो में। तो ये वाला पार्ट एज इट इज, ये रूल जैसे मैं बोल रहा हूँ ऐसा अगर लाइफ में एक रूल डाल दोगे ना, तो कभी गलती नहीं होगी। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे आप चेंजेस करोगे, अब यहाँ पे चेंजेस होगा, पर सबसे पहले C1 है, C1 में कोई चेंजेस नहीं होगा, तो C1 एज इट इज, यहाँ पे भी C1 एज इट इज, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों हमें पता है ये दोनों 0 होने वाले हैं, तो ये दोनों 0, ठीक है। अब देखो दोस्तों, ये दोनों 0 हो गए, ठीक है। C1 का रेफरेंस लेंगे, पर C1 यहाँ पे 0 है, यहाँ पे C1 का वैल्यू था, तो इसलिए ये दोनों चेंज हुए, पर यहाँ पे C1 का 0 0 है, तो ये दोनों सेम ही आने वाले, कोई चेंजेस नहीं होगा। फिर भी आप वैल्यू पुटअप करके देख सकते हो, -2 -2 1। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये दोनों सेम है C1 में,
तो मतलब ये दोनों सेम ही आने वाले हैं, 1 0 0 1। हाँ यहाँ चेंजेस होने वाला है क्योंकि यहाँ पे 1 है C1 में। तो देखो यहाँ पे C2 दोस्तों, यहाँ पे C2 का वैल्यू कितना है 0, -2 इंटू C1 कितना है दोस्तों 1, तो मोस्टली यहाँ पे आंसर क्या आएगा -2। C3 मतलब ये थर्ड कॉलम 0 +2 इंटू C1 1, तो आंसर इज 2 हो गया। अब ये होने के बाद अब देखो दोस्तों यहाँ पे ये देखो ये हो गया। नॉर्मल फॉर्म में मुझे इसे कन्वर्ट करना है। अब आपको पता है यहाँ पे 5 आना चाहिए, 5 से डिवाइड करके 1 आना चाहिए। तो देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, R2 डिवाइड बाय 5। अब देखो यहाँ पे चेंजेस क्या आएगा, प्लीज ध्यान से समझना। देखो दोस्तों अब यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, देखो ये 1 है, ये 0 है, ये 0 है। पहले तो कॉलम में चेंजेस नहीं हुआ क्योंकि रो अप्लाई कर रहा हूँ, -2 2 0 1 0 0 0 1, ठीक है। अब यहाँ पे ये सब सेम होगा, थर्ड रो भी सेम होगा, ओनली चेंजेस यहाँ पे होने वाला है और ये 0 ही आएगा। 5 डिवाइड बाय 5 1, ये क्या आएगा -2 बाय 5, सभी को सेकेंड रो में 5 से डिवाइड करो, 1 बाय 5 1 बाय 5 0। कोई डर नहीं है, डर के आगे जीत है दोस्तों। अब नेक्स्ट पेज पे, अब देखो नेक्स्ट पेज पे अगर मैंने इसको कॉपी किया, अब यहाँ पे अब आपको प्रोसीजर पता है दोस्तों। पहले हम कहाँ पे देखेंगे, नीचे की ओर। ये देखो ये 1 हो गया तो नीचे की ओर इसको चेंज करना है। जब हम नीचे देखते हैं तो रो लेते हैं, R3 को चेंज करना है थर्ड रो में विथ रेफरेंस ऑफ R2। यहाँ पे क्या -2 का +2। अब देखो दोस्तों यहाँ पे फिर से रो के अंदर ही चेंजेस होगा, कॉलम एज इट इज रहेगा। तो कॉलम का पार्ट लिख देता हूँ, 1 -2 2 0 1 0 0 0 1, ठीक है सर। अब ये वाला पार्ट लिखने के बाद हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे R3 + 2 R2 R1 सेम है, 1 0 0 1 0 0। अब यहाँ पे R3 R2 भी सेम है, ये -2 बाय 5, ये 1 बाय 5 1 बाय 5 और ये 0। अब यहाँ पे R3 में क्या चेंजेस है दोस्तों, ये तो 0 सेम ही रहेगा, ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये भी 0 आएगा। बस इतना वैल्यूज आपको सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ कैलसी। अब देखो R3 कितना है दोस्तों 1 + 2, R2 कितना है दोस्तों -2 बाय 5, आंसर कितना है सर 1 बाय 5। यहाँ पे अगर आप सॉल्व कर रहे हो, R3 कितना है दोस्तों 0 + 2, R2 कितना है दोस्तों 1 बाय 5, तो यहाँ पे कितना आएगा दोस्तों 2 बाय 5। ये अगर आप सॉल्व कर रहे हो, R3 कितना है दोस्तों 0 + 2, R2 कितना है दोस्तों 1 बाय 5, तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा दोस्तों 2 बाय 5। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ दोस्तों, R3 कितना है 1 + 2, R2 कितना है दोस्तों 0, आंसर इज 1। तो हमने यहाँ पे सभी वैल्यूज रखे। अब यहाँ पे नेक्स्ट टारगेट है। अब देखो जैसे ही ये नीचे 0 हुआ, ये साइड का 0 होना चाहिए। कैसे 0 करेंगे दोस्तों, देखो कॉलम C3 को चेंज करना है विथ रेफरेंस ऑफ C2। यहाँ पे जो भी वैल्यूज है उसका अपोजिट वैल्यूज, +2 बाय 5, क्योंकि यहाँ पे -2 बाय 5 है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे जो है रूल है वही रूल है। मैं ऐसा नहीं कि बुक का जो सेम टू सेम स्टेप है, बहुत सारे टीचर्स वही स्टेप बता देते हैं। कहीं कहीं पे बुक में ना ऐसा स्टेप मेंशन ही नहीं रहता, कहीं कहीं पे डिवाइड नहीं करके 1 नहीं लाते, डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं। मेरा मैथ का एक ही रूल है, कोई भी सम पे अप्लाई करो आंसर आएगा। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, इसीलिए बच्चे पसंद करते हैं। अब देखो ये कॉलम है तो सर रो में कोई दिक्कत नहीं है, रो एज इट इज आपका रहेगा 1 बाय 5 1 बाय 5 0 2 बाय 5 2 बाय 5 और सर 1, ठीक है सर। सर यहाँ पे आपको पता है सर कॉलम में बस C3 में चेंज होगा, दोनों कॉलम सेम होंगे, तो दोनों कॉलम पहले सेम टू सेम लिखूं। यहाँ पे भी दोनों कॉलम सेम होंगे। चेंजेस कैसे होता है समझता है ना, जो पहले लिखा रहता है बस उसमें ही चेंजेस है, C3 में है इसमें नहीं है। तो जो चेंजेस नहीं है वहां पे वैल्यूज लिखो। अब देखो दोस्तों आपको पता है कि ये 0 पहले से ही आया, तो यहाँ पे कोई चेंजेस होने वाला नहीं है। और यहाँ पे ये फॉर्मूला लिखा है कि यहाँ पे 0 लाने के लिए, तो ये 0 आएगा। और देखो दोस्तों C3 में चेंज करना है, रेफरेंस C2 है, C2 में जहां पे 0 होगा, जहां पे C2 में 0 है दोस्तों समझ जाना कि उसका अपोजिट वैल्यू सेम होगा। जैसे यहाँ पे 0 है तो अपोजिट 0 ही है, यहाँ पे 0 है तो इसका अपोजिट 1 बाय 5 आएगा। चाहिए तो आप इसके अंदर पुट करके देख लो।
पुट करो C3 की जगह पे 1/5, C2 की जगह पे 0, तो ये 1/5 ही आएगा। यहाँ पे देखो, इसमें देखो ये वाला पार्ट 0 है ना, C2 का रेफरेंस लेना है, ये 0 है, अपोजिट वैल्यू सेम ही आएगा 1। ये फास्ट सम सॉल्व कराता है। अब बाकी के 2 वैल्यूज आपको फाइंड आउट करने होंगे। देखो दोस्तों, C3 कितना है 2 प्लस 2/5 और ब्रैकेट में क्या आएगा C2 कितना है -2, तो आंसर इज 6/5। अब यहाँ पे देखो दोस्तों 2 प्लस 2/5 -2, हाँ। अब यहाँ C3 कितना है दोस्तों 0 प्लस 2/5 इंटू C3, C2 कितना है दोस्तों 1, तो यहाँ पे कितना है दोस्तों 2/5। अब यहाँ पे ये वाला वैल्यूज यहाँ तक हमने सॉल्व कर दिया, ठीक है। अब ये वाला पूरा का पूरा पार्ट आने के बाद दोस्तों अब हमें क्या चेंजेस करना है, नेक्स्ट पेज पे ले रहा हूँ। अब देखो दोस्तों, डिपेंड करता है कि आप कौन सा इटरेशन अप्लाई करते हो, उसके ऊपर आपके आंसर्स आते हैं। नहीं तो आप बुक का एकदम डिक्टो करोगे पर ये आपका राइट है, अब इनवर्स निकालोगे ना, सबका आंसर राइट आएगा। इनवर्स देखना आपके फाइनल आंसर से मैच कर जाएगा। अब यहाँ पे आपको पता है दोस्तों, यहाँ पे हमें क्या करना है, 5 से मल्टीप्लाई कर देना। तो देखो मैं R3 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 5 से, क्योंकि 1 लाने के लिए, क्योंकि उसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखो दोस्तों, ये क्या आ जाएगा 1 0 0 0 1 0। पहले ये पूरा लिख लूँ, चेंजेस किस में नहीं होगा, कॉलम में नहीं होगा। ये 1 है, -2 है, 6/5 है, 0 है, 1 है, 2/5 है, 0 है, 0 है, 1 है, ठीक है सर। अब यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, 5 से मल्टीप्लाई करोगे, ये पहले तो ये सेम आएगा 1/5 1/5 0। ये 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0 0, 5 से मल्टीप्लाई करोगे 1, ये 2 और दोस्तों ये 5 हो गया। अब देखो दोस्तों, ये नॉर्मल फॉर्म में अगर इसका रैंक पूछा तो कितना आएगा 3। ए का रैंक पूछा है क्या, सम देखो कितना बड़ा हो गया। ए का रैंक नहीं पूछा है, बस ए इनवर्स पूछा है। ए इनवर्स के लिए दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए, ये जो आपका पार्ट है ये P है, ये हमेशा याद रखना दोस्तों, ये आपको P मिला है और ये Q है। तो आप ऐसा लिखना P इक्वल टू समथिंग जो भी है लिखो Q। अब यहाँ पे हो सकता है आप यहाँ पे क्या क्या इटरेशन अप्लाई कर रहे हो, इसके अकॉर्डिंग आपका P और Q सबका अलग अलग हो, बट जब आप लास्ट में ए इनवर्स निकालोगे ना, ए इनवर्स क्या आएगा दोस्तों Q इंटू P। 3/3 के मैट्रिक्स में हम ए इनवर्स निकाल सकते हैं Q और P को मल्टीप्लाई करके। Q और P को मल्टीप्लाई करो, पहले Q लिखो P लिखो, आपका परफेक्ट सभी का आंसर मैच होगा। जस्ट यहाँ पे रखो, मल्टीप्लाई तो सब सिखा दिया हूँ। तो दोस्तों इसी के साथ मैट्रिक्स का ये फर्स्ट पार्ट है और ये 1 शॉट पूरा कंप्लीट होता हुआ। अब नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों हम वहां पे आपको मैं इक्वेशन वाला 1 शॉट कंप्लीट करा के दूंगा, जिसमें मैं कंसिस्टेंट के सम सॉल्व करूंगा, होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस। तो अगर आपने रिस्पॉन्स अच्छा दिखाया इस वीडियो पे तो जरूर कल ही मैं वो वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगा। जय हिंद।